आप कहते हैं कि भैया पिज्जा भी खा लो, पराठा भी खा लो, और आपका वजन तभी कम होगा जब आप पेट भर के, जब तक आप यहाँ तक नहीं खाएंगे वजन कभी भी कम नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। आपके पास ऐसा कौन सा सीक्रेट मसाला है, कौन सा ऐसा फॉर्मूला है? पहले दिन ब्रेकफास्ट में हमारे आलू के पराठे ही होते हैं। और कितने होते हैं? पेट भर के आलू के पराठे। काजू बादाम तो अच्छी चीज है। काजू बादाम के अंदर प्योर पॉइजन भरा हुआ होता है, इसके अंदर कोई विटामिन ई नहीं होता। जितनी भी परेशानियां हैं इन्हीं की वजह से हो रही है, इसलिए इनको बंद कर देना है। एक्सपर्ट लोग जो बता रहे हैं, धनिए का पानी, जीरे का पानी, हल्दी का पानी, मेथी का पानी, कैंजन पानी, ये पानी, कॉपर का पानी, नारियल का पानी, ये सारी चीजें कंप्लीटली प्रतिबंधित है। वजन कम करने के लिए आपको उंगली हिलाने की भी जरूरत नहीं है। मोदी जी पूरे देश में कैंपेन चला रहे हैं। मोदी जी को तो नहीं पता। मिलेट्स का एक खेत आया, हाथियों ने उसको पूरा खेत खा डाला और सुबह होते होते तक 7 हाथी या 10 हाथी मर गए। किस टाइम क्या खाना चाहिए? मैदा, तेल, मीठा, ये सब विलन बन गए हैं। एक व्यक्ति एक महीने में कितना वजन घटा? 30 डेज में 3 किलो, 90 डेज में 9 किलो। एक डायबिटिक पेशेंट भी क्या गुलाब जामुन खा सकता है? आज की डेट में 5 में से हर दूसरा व्यक्ति फैटी लिवर का शिकार है। मुझे माफ करें, किसी को आहत करने का प्रश्न नहीं है। पूरी दुनिया इस वक्त एक साइलेंट हेल्थ इमरजेंसी से गुजर रही है। पूरी दुनिया में इस वक्त 1 अरब 90 करोड़ से ज्यादा की आबादी ओवरवेट कैटेगरी में आती है, जिसमें से 65 करोड़ से ज्यादा लोग मोटापे से ग्रसित हैं। हिंदुस्तान की बात की जाए तो करीब 13.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस वक्त ओवरवेट कैटेगरी में आते हैं। आप किसी से भी बात कीजिए, कोई भी डॉक्टर, कोई भी रिसर्च करने वाला व्यक्ति है, क्योंकि तमाम रिसर्च ये बताती है कि ओवरवेट का कारण जंक फूड, बाहर का खाना, उलूल जुलूल खाना और ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से पिज्जा, बर्गर और ये सारी चीजें आपका फैट बढ़ाती हैं। लेकिन इसी बीच एक व्यक्ति ऐसे आते हैं कि भाई पिज्जा भी खाओ, बर्गर भी खाओ और मोटापा भी भगाओ। सुधीर अष्टा। जी हाँ आदर्श जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि अपने इस पॉडकास्ट शो पे मुझे इनवाइट करने के लिए। आपने बहुत सारी बातें, आंकड़े जो आपने दिए हैं, फैंटास्टिक आंकड़े आपने यहाँ पे दर्शाए हैं कि इतने लोग ओबेसिटी से, मोटापे से, ओवरवेट से परेशान हैं। और ये परेशान इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने रास्ता बड़ा अजीब सा चुना हुआ है, जो शायद भूखे रहने की तरफ आपको प्रेरित करता है या लोग एनकरेज कर रहे हैं भूखा रहने के लिए। इस पूरी भीड़ में, इस पूरी जमात में जो वेट लॉस के इस स्पेस में बैठे हुए हैं, केवल हम अकेले हैं, आशा जी अकेली हैं, या अनलोड जो हमारा प्रोग्राम है वो अकेला है जो आपसे ये कहता है कि सब कुछ खाओ, मनपसंद खाना पेट भर के खाओ, बिना डरे, बिना पोर्शन कंट्रोल किए खाओ, बिना कैलोरी काउंटिंग किए खाओ, उसी में कल्याण है और उसी से आपका वजन भी कम होगा और जो हेल्थ इश्यूज हैं वो भी उसी से ठीक होने ही वाले हैं। ये केवल एकमात्र ऐसा रास्ता है जो आपके जीवन में आनंद भी लाता है और कल्याण भी लाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि खाना पेट सिर्फ भरने के लिए नहीं होता है, पेट की जरूरत के हिसाब से आपको खाना चाहिए। ये नहीं कि आप पूरी तरीके से भैया गले तक खाना आ गया और आप खाए जा रहे हैं, ओवर ईटिंग जिसे कहते हैं। लेकिन सवाल ये है ना कि आप कहते हैं कि भैया पिज्जा भी खा लो, पराठा भी खा लो, और आलू का पराठा स्पेसिफिक आप कहते हैं, आप बर्गर भी खा लो, तो इन सब चीजों से क्या असर नहीं पड़ता? ना ही हमारे हार्ट को, ना ही चाहे डायबिटीज की बात हो या फिर जो बाकी बीमारियां होती हैं, क्या उन सब से इसका कोई लेना देना नहीं? आपने अपने इस सवाल में बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं और बहुत सारे क्वेश्चंस भी इसमें रेज किए। मैं सभी का आंसर एक एक देने की कोशिश करता हूँ। आपने कहा गले तक खाना और ओवर ईटिंग नाम के शब्द का आपने इस्तेमाल किया, तो मैं पहले दर्शकों के लिए और आपके लिए बता दूं, ओवर ईटिंग नाम की कोई भी चीज़ होती नहीं है। और हम खाना इसलिए खाते हैं कि हम अपनी भूख को मिटा सकें। भूख को मिटाने का मतलब होता है भूख को मिटाना, उसमें क्वांटिटी, पोर्शन बिल्कुल भी नहीं होता है, ना हो सकता है। कोई भी व्यक्ति ओवर ईटिंग कर ही नहीं सकता है। इसको ऐसे समझे कि मान लीजिए आप लीची खाने बैठे और लीची खाने बैठे या चीकू खाने बैठे और आपने 5 चीकू खा लिए या 200 ग्राम अंगूर खा लिए और उसके बाद में आपको गिल्टी हो गया, ओ हो मैंने तो ओवर ईटिंग कर ली, गले तक खाना खा लिया। हमारा ये कहना है कि अगर आपने गिल्टी ही फील करना है 200 ग्राम अंगूर खा के, तो आपने 210 ग्राम अंगूर क्यों नहीं खाए?
इसलिए नहीं खाए क्योंकि 200 से ज़्यादा आप खा नहीं सकते हो। आप उतना ही खा सकते हो जितनी आपके पेट में जगह होती है, और आपके हेल्थ इश्यूज़ और आपका वज़न तभी कम होगा जब आप पेट भर के, जब तक आप यहाँ तक नहीं खाएंगे वज़न कभी भी कम नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। वज़न कम करने के लिए पेट भर के खाना ही होगा, मोहब्बत के साथ खाना ही होगा, और कोई भी रास्ता होता नहीं है। जहाँ तक आपने कहा आलू का पराठा, आलू का पराठा हम इसलिए शब्द इस्तेमाल करते हैं, हमारा अगर इसका अंडरलाइन कारण आप देखें, आपका मनपसंद खाना हम ये कहते हैं, और 99.99% लोगों का मनपसंद खाना होता है आलू का पराठा। क्योंकि सारी जो जमात बैठी हुई है, सारी जो बिरादरी, जिसको आप न्यूट्रिशनिस्ट कहें, डाइटिशियन कहें, या मेडिकल हेल्थ एक्सपर्ट कहें, जो भी आप उसको कहें, वो सब इन खानों से, जो भी आपने नाम लिए, बर्गर, पास्ता, पिज़्ज़ा, आलू के पराठे, इनसे आपको डराने की कोशिश करते हैं, डराने की कोशिश नहीं करते, डराते हैं, और आपको इनको खाने के लिए मना करते हैं। हम कहते हैं कि जो भी आपका मनपसंद खाना है, चाहे वो पिज़्ज़ा के रूप में, पिज़्ज़ा क्या है, रोटी के ऊपर सब्जी रखा, बेक कर दिया, उसको पिज़्ज़ा कहते हैं। क्योंकि अंग्रेजों के पास शायद टाइम नहीं होता होगा, इसलिए उन्होंने इसको रोटी सब्जी को पिज़्ज़ा के रूप में प्रस्तुत किया। आपका हाक्का नूडल्स क्या होता है, रोटी को आपने बारीक बारीक टुकड़े काटे और उसको नूडल्स के रूप में आपने प्रस्तुत कर दिया। अब आप कहेंगे इसमें तो मैदा होता है, बट वो एक अलग विषय हो सकता है। बट यस, जो भी खाना है, हाक्का नूडल ईस्टर्न वर्ल्ड का खाना है, चाहे वो चाइना हो, हांगकांग हो, वियतनाम हो, कंबोडिया हो, XYZ हो, वहाँ नूडल्स ही खाए जा रहे हैं, दिन रात नूडल्स खाए जा रहे हैं। जापान की हर पिक्चर में हर व्यक्ति बैठा हुआ नूडल खा रहा होता है, खाता है कि नहीं खाता। तो नूडल और रोटी सब्जी अलग चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती हैं। ओके, लेकिन जब ये सारी बात आप करते हैं तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि आप पूरी दुनिया से एक जुदा ज्ञान दे रहे हैं? हर कोई कह रहा है कि भैया किसी के पास भी चले जाइए, वेट बढ़ रहा है, फलानी चीजें, कल से खाना बंद कर दीजिए और आपको आराम मिल जाएगा। आप कहीं जिम जाते हैं, जिम में आपका जो कोच होगा, ट्रेनर होगा, वही आपको बोलेगा भैया आप शुगर खाना बंद कर दो, आप मैदा खाना बंद कर दो, आप बाहर की चीजें, डीप फ्राइड चीजें खाना बंद कर दो, घर की बनी हुई चीजें खाइए, उससे आपको आराम मिलेगा। तो फिर ये आपने कहाँ से एक्सप्लोर किया, आपको ऐसा क्यों लगा, कहाँ से आपको मिला कि भैया इस तरीके से कुछ करते हैं, और ये मैं इसे आविष्कार ही कहूंगा, कहाँ से आविष्कार कर डाला? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रिसर्च और एक होता है आविष्कार। रिसर्च वो है कि जो ऑलरेडी कुछ चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, उसको आप गोल गोल घुमाते रहो, एक के बाद एक, धनिया पानी, जीरा पानी, इसी के वो हो गई रिसर्च। दूसरा है आविष्कार की एक नई चीज़, ये आशा जी ने आविष्कार किया इस प्रोग्राम का। इस सिस्टम का जो आविष्कार हुआ 2008 में, इसका एक अंकुर डाला गया, और उसके बाद में एक्सपेरिमेंट करते करते अपने रिश्तेदारों पे, क्योंकि आशा जी तो हमेशा से 54-55 किलो की रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं कभी 106 किलो की हुआ करती थी और मैंने अपना वज़न 50 किलो कम किया, ऐसा है नहीं। यही हाल मेरा भी है। तो हमारे ऊपर नहीं हो सकता था, तो ये किसी रास्ते से अपने रिश्तेदारों के माध्यम से, अपने जो हमारे सोसाइटी में जो फ्रेंड्स रहते हैं, उन जो अपने हेल्थ से बहुत परेशान थे, और उनको लगा कि आशा जी की चल के उन पे उन्होंने ट्रस्ट दिखाया, विश्वास दिखाया, और जो उन्होंने एडवाइस किया उनको लेके फॉलो किया, और उनके जीवन में 1-2 दिन में, हफ्ते भर में जब कल्याण होना शुरू हुआ, तो इस तरीके से 8 साल इस प्रोग्राम को प्राइवेट लेवल के ऊपर एस्टैब्लिश किया। 2016 में आशा जी अनलोड वेंट पब्लिक कि अब हम लोगों को ले सकते हैं, और उनके साथ में इस एक्सपेरिमेंट को, या ये जो आविष्कार है, इसको आगे लेके जा सकते हैं। 2016 से ये प्रोग्राम पब्लिक गया, जहाँ पे ग्रुप में लोगों ने इसको ज्वाइन किया, और जीवन में जब कल्याण आता चला गया, वज़न कम होते चले गए, तो कारवां बड़ा होता चला गया, कारवां जुड़ता चला गया, और आज अनलोड आशा जी हम पूरी दुनिया के लोगों का जीवन में कल्याण कर रहे हैं, खाने के माध्यम से ही कल्याण कर रहे हैं। आपके मनपसंद नहीं होता क्या है ये, आप अनलोड का बहुत जिक्र कर रहे हैं, बताइए जरा क्या करते हैं आप इसमें? ऐसा आपके पास ऐसा कौन सा सीक्रेट मसाला है, कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जी? हाँ बताइए जरा। आज जी, अनलोड 2 चीज़ें हैं। एक तो ये जो कंपनी है, इसका नाम भी अनलोड है, जो आशा जी का जो इसकी प्रोप्राइटर है या फाउंडर है, मैं उसका को फाउंडर हूँ। अनलोड हमारा प्रोग्राम भी है, एक 90 दिनों का एक ही प्रोग्राम होता है, क्योंकि आपने भी सुना होगा 7-21-90 का एक फार्मूला होता है कि आप कोई नई चीज़ जब सीखने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए 7 दिन उसको
अंडरस्टैंड करने में लग जाते हैं कि एग्जैक्टली क्या होता है। 21 डेज आप उसको जब लेके चलते हैं, किसी गाइडेंस में लेके चलते हैं, तो आपकी हैबिट बन जाती है और 90 डेज में वो आपकी लाइफस्टाइल बन जाती है। तो हम बेसिकली यही कर रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल को सुधारने का काम कर रहे हैं, उसको रीसेट करने का काम कर रहे हैं। आपने भी सुना होगा कि ओबेसिटी हो, चाहे जो भी आपने बीमारियों के नाम लिए, डायबिटीज़ हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, ये सारी की सारी चीज़ें लाइफस्टाइल डिजीजेस कही जाती हैं। यानी कि आपकी लाइफस्टाइल गड़बड़ होने की वजह से ये बीमारियां आपके शरीर में घुस जाती हैं, और जब आप लाइफस्टाइल को ठीक करोगे तो ये बीमारियां सारी गायब हो जाने ही वाली हैं और होती ही हैं। दिस व्हाट वी आर डूइंग। और इस प्रोग्राम का नाम अनलोड है, जो 90 दिनों का प्रोग्राम है। जब लोग इसको ज्वाइन करते हैं तो जो हम बता रहे हैं, हम ओपनली भी ये सारी बातें मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से भी, इस पॉडकास्ट के माध्यम से भी बताना चाहूँगा। पेट भर के ब्रेकफास्ट, पेट भर के लंच, पेट भर के डिनर, और दोनों ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में आपको खाना है फ्रूट, पेट भर के मनपसंद फ्रूट, चाहे केले हों, चाहे चीकू हों, चाहे अंगूर हों, मीठे मीठे मधुर मधुर फ्रूट आपको पेट भर के खाने हैं। लंच और डिनर के बीच में इवनिंग में आपको एक स्नैक खा लेना है। जो स्टार्टिंग जब इस प्रोग्राम की होती है, जब अपने जीवन को बदलने की प्रक्रिया में आप लगते हैं, तो वो मूंगफली, चने, कभी मखाने से या उबले हुए चने से, छोले चाट से वो शुरू होता है, और जो समोसा, बर्गर, समोसा, कचौड़ी तक जा सकता है। जैसे जैसे आप आगे जाते हैं, जैसे जैसे आपका सिस्टम रिपेयर होता चला जाता है, सारी चीज़ें आपके जीवन में जुड़ जाती हैं, चाहे वो मैगी हो और चाहे वो गोलगप्पे हों। ये मील के रूप में जब आप खाते हैं तो हर चीज़ आपको अमृत के समान लगती है। तो ये चीज़ें जंक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं तो क्या खिलाते हैं आप? मान लीजिए कि मैं अभी जो ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, मैं जी। उसमें ब्रेड खा ले रहा हूँ, या फिर बाहर से कोई चीज़ मैंने खा ली, किसी भी तरीके से कुछ भी इंक्लूड कर लिया। जी। आपके पास कोई व्यक्ति आता है तो आप उसे पहले दिन ब्रेकफास्ट में क्या खिलाते हैं, लंच में क्या खिलाते हैं और डिनर में क्या खिलाते हैं? ओके, पहले दिन की आपने, क्योंकि बहुत अच्छा सवाल किया, स्पेसिफिक सवाल किया, पहले दिन क्या खिलाते हैं मैं आपको बता दूं। पहले दिन ब्रेकफास्ट में हमारे आलू के पराठे ही होते हैं। और कितने होते हैं? पेट भर के आलू के पराठे खाने होते हैं। अच्छा। कैसे बनाने होते हैं? अपनी रेसिपी के अनुसार बनाने होते हैं। अब आप कहेंगे आलू के पराठे की क्या रेसिपी होती है, मैं आपको बताता हूँ। लोग 3 तरीके से आलू के पराठे बना सकते हैं। नंबर 1, आलू उबाला और उसको हाथ से फोड़ के पिट्ठी बना ली। दूसरा तरीका होता है आलू उबाला और उसको कद्दूकस करके उसकी बारीक बारीक महीन पिट्ठी बना ली, मिक्सी में भी बना सकते हैं। तीसरा तरीके से जो लोग बनाते हैं, कच्चे आलू को कद्दूकस करते हैं और फिर उसको फिलिंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो हम ये नहीं बताते आलू के पराठे खा लो, किसी भी मेथड से बना लो और खा लो। तो ये पहले दिन के ब्रेकफास्ट में, जब 1 तारीख को ये प्रोग्राम शुरू होता है, जैसे अभी 1 जुलाई को शुरू हुआ, तो ये पहला ब्रेकफास्ट आँख खुलने से 2 घंटे के भीतर नाश्ता करना ही है, आलू के पराठे खाने ही है। जैन समाज के कुछ लोग जो आलू नहीं खाते, 2 तरह के लोग हैं, या तो जिनको आलू के पराठे अच्छे नहीं लगते हैं, या कुछ अपने रिलीजियस कारणों की वजह से खाते नहीं हैं, तो हम उनको बता देते हैं कि आप रोटी सब्जी खा लीजिए, जो भी आपको खानी हो। तो ये नाश्ता हो गया। ओके, देन लंच, पहले दिन के लंच, रोटी जब हमारे यहाँ खाई जाती है, जो हम एडवाइस करते हैं, वो गेहूं की रोटी ही खानी होती है। ओके, और चावल वाइट वाले ही खाने होते हैं। तो दाल चावल रोटी सब्जी का मतलब है, पहले दिन हम कहते हैं कि आप कैबेज की सब्जी खा लीजिए, और दाल आप अरहर की, मूंग की, जो भी अच्छी लगती है, बट स्पेसिफाई जब हम करते हैं, हम कहते हैं अरहर की दाल आप खा लीजिए। डिनर में जब आप खाते हैं तो जो सब्जी आप लेते हैं वो कैबेज की ले सकते हैं, और जैसे मॉर्निंग में मान लीजिए आपने गंवार की फली ली, तो इवनिंग में आप दूसरी सब्जी कोई ले सकते हैं। लेकिन कुछ कामकाजी महिलाएं ऐसी होती हैं कि ना, हमें तो 2 सब्जी बन, तो हम कहते हैं ठीक है, मजबूरी जब है तो सुबह की सब्जी आप शाम को रिपीट कर सकते हैं, बट फ्रेश खाना इज ऑलवेज बेटर। लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ है तो कोई बात नहीं, खाना ज़रूरी है। दाल इसी तरीके से इवनिंग में जो दाल होती है वो आप चेंज कर सकते हैं। अगर सुबह आपने दोपहर में मूंग की खाई है तो शाम को आप अरहर खा सकते हो, बदल के आपको दाल। जीवन उतना ही आसान है। बीच में जब आप फ्रूट खाते हैं, क्योंकि इस समय मैंगो का और लीची का सीजन चल रहा है, तो हम ये कहते हैं कि लीची आप पेट भर के लंच, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, जहाँ पे भूख लगने का एक कारण हो सकता है 10 बजे 11 बजे, जहाँ पे भी आपको उचित लगता है, वहाँ पे पेट भर के एक फ्रूट खा लीजिए, और इवनिंग में आप नॉर्मल जो भी स्नैक है वो खा लीजिए। बस उतना ही है। क्या स्नैक, बर्गर खा लो, पिज्जा खा लो? नहीं, अभी नहीं, बर्गर अच्छा। पिज्जा इमीडिएटली नहीं। अभी क्या होता है, देखिए हमारे पास एक हेल्दी व्यक्ति नॉर्मली नहीं आता है, बट इस पॉडकास्ट को नॉर्मल हेल्दी व्यक्ति अगर देख रहे हैं तो वो डेफिनेटली खा सकते हैं। लेकिन अगर किसी का वजन बढ़ा हुआ है और वजन कम कर रहा है, तो पहले 14 डेज में, जो जिसको कहते हैं ना, जब एक बिल्डिंग आप बनाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले आप फाउंडेशन बनाते हैं, और फाउंडेशन को बहुत ही एहतियात के साथ बनाया जाता है, जिसमें मिस्टेक के चांसेस नहीं होते हैं। अगर आपकी साइकिल पंक्चर होगी तो उसको, ट्यूब को जब आप रिपेयर करते हैं, पहले 14 दिन
जब भी कोई ये व्यक्ति रूटीन पे जाने की ऑन हिज ओन और ऑन हर ओन कोशिश कर रहे हैं, हाँ। तो ये जो आपको बताया है यही। और 14 दिन के बाद में आप डेफिनेटली जो भी आप खाना चाहें, जो आपने कहा समोसे खाएं, कचौड़ी खाएं, वो आप इंक्लूड कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब 14 दिन आप भी कंट्रोल करते हैं चीजों को कि 14 दिन ये चीजें आपको नहीं खानी है, ये सारी चीजें आप प्रतिबंध लगाते हैं। कोई प्रतिबंध नहीं। किस प्रतिबंध मतलब क्या है कि जैसे समोसे कचौड़ी पे प्रतिबंध है, हाँ। लेकिन मैंगो उस पे तो प्रतिबंध नहीं है। और हमारे उसके अंदर प्रतिबंध किस चीज़ पे होता है? प्रतिबंध होता है बाजरा जवारी बिल्कुल भी नहीं, जीवन भर नहीं खाना है, ये प्रतिबंध का सवाल नहीं है। अगर आप इसको कहें किसी व्यक्ति के मन में अगर ये इच्छा है कि मैं कुछ ड्रग्स लेने वाले लोग होते हैं, अब वो ड्रग्स प्रतिबंध लगाना नहीं हुआ ना, जो आपके जीवन में गलत चीज़ें घुस गई हैं वो तो नहीं आ सकती हैं। जैसे मान लीजिए कोई काजू बादाम अगर खा रहा है तो हम मना कर देते हैं, प्रतिबंध है, यस प्रतिबंध है। क्यों? काजू बादाम तो अच्छी चीज है। बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये आपको पता क्या है, बात ये आपके मन में है। क्यों? जिसको आपको काजू बादाम बेचना है उसने कहा ये अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन हमें पता है काजू बादाम के अंदर प्योर पॉइजन भरा हुआ होता है, इसके अंदर कोई विटामिन ई नहीं होता है। अगर है भी विटामिन ई तो वो पहले तो विटामिन ई नाम की कोई चीज़ नहीं, अगर है भी तो वो काजू बादाम में डेफिनेटली नहीं होती। ये आपको तो नहीं पता विटामिन ई है, आपने तो किसी बंदे ने आपको बताया है या आपने किसी किताब में पढ़ा हुआ है। लेकिन आपके जीवन में क्या कल्याण हुआ काजू बादाम खाने से? जो भी लोग काजू बादाम छोड़ते हैं या खा रहे होते हैं उनको नींद नहीं आती, दिमाग पका पका रहता है ऑल द टाइम, मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत इनकी वजह से जो बीज हैं वो बीज चाहे काजू बादाम के रूप में हो, चाहे वो चिया सीड और फ्लैक्स सीड के रूप में हो, ये बहुत जीवन में परेशानी लेके आ रहे हैं। इनका पूरा प्रतिबंध हमारे प्रोग्राम में है। दूसरा प्रतिबंध क्या होता है? मतलब काजू बादाम अखरोट किशमिश पिस्ता, यस बिल्कुल, ये सब नहीं खाना है। बिल्कुल भी नहीं खाना है। आपको हम किशमिश क्यों खानी है? किशमिश का एक प्रोविजन हुआ करता था, इसका एक कारण हुआ करता था कि जो आपने उसको जीवन में आपकी वो घुसी, आज के जीवन में उसका कोई महत्व एग्जिस्ट करता नहीं है, इसलिए बिल्कुल भी नहीं खानी। जितनी भी परेशानियां हैं इन्हीं की वजह से हो रही हैं, इसलिए इनको बंद कर देना। इनका कंप्लीट प्रतिबंध है जीवन में, हमारे प्रोग्राम में नहीं, जीवन में बिल्कुल भी किसी को नहीं खानी चाहिए, कंप्लीट प्रतिबंधित होनी चाहिए। दूसरा, जो पानी के साथ लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, एक्सपर्ट लोग जो बता रहे हैं, धनिए का पानी, जीरे का पानी, हल्दी का पानी, मेथी का पानी, कैंजन पानी, ये पानी, कॉपर का पानी, नारियल का पानी, ये सारी चीज़ें कंप्लीटली प्रतिबंधित है, बिल्कुल भी नहीं खानी है। दूसरा क्या होता है? ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, किनोवा, कंप्लीटली प्रतिबंधित है, बिल्कुल भी नहीं लेनी है। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जीवन में कल्याण है। लेकिन अगर आप कहें गेहूं की रोटियां, कोई प्रतिबंध नहीं, आप जितनी मर्जी खाना चाहें खा लें। चावल, आप पुलाव बनाएं, आप बिरयानी बनाएं, आप इडली सांभर बनाएं, कोई प्रतिबंध नहीं है, आप जितना मर्जी खा लें। केला चीकू जितना मर्जी खा लें, कोई प्रतिबंध नहीं है। मुझे एक बात बताइए आप जी, आप कह रहे हैं कि काजू बादाम अखरोट ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स ये इंक्लूड किया जाता है, जी, इसे खाने से कोई कल्याण नहीं है और ये हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। जी, आपके मुताबिक जी, आपको कैसे पता ये हानिकारक है? आपने क्या कोई स्टडी की है इस पे, जी, या फिर आपने कोई रिसर्च की है? जी, हाँ, कैसे आपको ये पता है कि ये सारी चीजें नहीं खानी जी, चाहिए? बिल्कुल। आपने इसमें फिर 2-3-4 शब्दों का इस्तेमाल किया कि रिसर्च क्या होती है? हर रिसर्च का एक पर्पस होना चाहिए। हाँ, क्या पर्पस होना चाहिए? कि वो मानव जीवन को आनंदमय बनाए, कल्याणमय बनाए। पेपर पे के लिए तो रिसर्च होती नहीं है, कल्याणमय बनाने के लिए होती है। कौन सी रिसर्च आज कौन से मानव के जीवन में कल्याण कर रही है मुझे आइडिया नहीं है। मैं भी जो रिसर्च पढ़ता हूँ, या तो हम खुद भी रिसर्च पेपर्स लिख रहे हैं, लेकिन कोई भी हमारी जो रिसर्च है वो एक अलग, मतलब एक रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च है। और अगर हम बात करें एविडेंस की, सबूत की, अगर हम बात करें, सबूत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पेपर पे क्या लिखा हुआ है, रिसर्च पेपर पे लिखी होती है, लेकिन सबूत एक्चुअल होते हैं, एविडेंस एक्चुअल होते हैं। हमारे कोर्ट में भी आप जाएं तो एक्चुअल एविडेंस का महत्व होता है। अगर कोई ये कहे कि एक मर्डर हो गया है और सर गोली तो हमें मिली नहीं, लेकिन गोली का ये ज़ेरॉक्स है, उसकी फ़ोटो है, क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा। बंदूक तो हमें मिली नहीं, चाकू तो हमें मिला नहीं, इसलिए एविडेंस की इस चाकू से हत्या हुई है वो एविडेंस प्रस्तुत करना पड़ता है। हाँ, तो ये जो हमारे पास जो एविडेंस है वो रियल एविडेंस होते हैं। रियल एविडेंस का मतलब क्या होता है? जब हमने ये कहा कि काजू बादाम आप नहीं खाने हैं, जैसे ही हमारी बातों को सुन के लोगों ने काजू बादाम छोड़े तो उन्होंने आके कहा, एक हफ्ते में ही फ्री में भी हमारी हर मंगलवार को एक वेबिनार होती है जिसमें ये, और जो लोग पॉडकास्ट सुन रहे हैं वो मंगलवार को आते हैं, वो कहते हैं
सर हमने आपकी बात सुन के काजू बादाम छोड़े, जीवन में कल्याण ही हो गया। नींद ऐसी पहले नींद आती नहीं थी, क्योंकि ये काजू बादाम जितने भी बीज होते हैं इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि एक नया जीवन देने के लिए होता है। इससे एक नई प्रकृति का निर्माण होता है। ये न्यूट्रिशन इसके अंदर एक अलग तरीके का होता है और वो खाने के लिए नहीं होता है। और दूसरा आपने कहा कि ये काजू बादाम अखरोट जैसे ड्राई फ्रूट, पहली बात तो मैं आपको बता दूं ये ड्राई फ्रूट नहीं होते हैं, ये सीड होते हैं, बीज होते हैं, ये ड्राई फ्रूट नहीं होते हैं। किशमिश ड्राई फ्रूट है, अंजीर जो सूखी हुई है वो ड्राई फ्रूट होती है, लेकिन काजू बादाम ड्राई फ्रूट नहीं होते हैं। ड्राई फ्रूट जो किशमिश बनी उसका भी एक सिग्निफिकेंस किसी ज़माने में हुआ करता था, लेकिन आज आपको किशमिश और अंजीर बिल्कुल भी नहीं खानी होती है। आपने भी एक बात कही कि कुछ लोगों से एविडेंस आया और उस आधार पर आप ये कह रहे हैं जी लेकिन क्या ये जरूरी है जो आप ये फॉर्मूला दे रहे हैं जी वो हर व्यक्ति पर काम करे? जी क्या 10-15 लोग ठीक है? क्योंकि जी। मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे, शॉर्ट्स जी। देखे, पॉडकास्ट देखे, जी उसमें भर भर के कमेंट आए लोगों के कि जी। भैया काजू बादाम खाने से हमें फायदा भी हुआ है, जी हम लगातार खा रहे हैं जी। और हमें कोई परेशानी नहीं हुई, किसी के बालों की ग्रोथ हुई है, जी। कोई लगभग लंबे समय से खा रहा है। बिल्कुल। तो क्या आप 10-15, 20-50-100 लोगों के हिसाब से क्या ये तय किया जा सकता है कि भाई बड़े पैमाने पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है? जी मैं आपको बताता हूँ कि मैं बार बार यही कहता हूँ कि हमारा ये सिस्टम है, हमारा ये विचारधारा है, किसी और की विचारधारा है। अल्टीमेटली मैंने आपसे ये भी कहा कि जो भी विचारधारा है उसको रिसर्च कहें या जो भी आप उसको कहें, अल्टीमेटली मानव जीवन में कल्याण होना चाहिए, आपके जीवन में स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। अगर किसी को काजू बादाम से फायदा हो रहा है तो अच्छी बात है, इसमें प्रॉब्लम कहाँ है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन, हमारे पास आने वाले लोग तो परेशानी वाले ही लोग आ रहे हैं, हम ये कहते हैं काजू बादाम एक बार छोड़ के देख लो, अगर आपको उसकी परेशानी से राहत मिली तो उसको कंटिन्यू करो, नहीं तो जो आपको उचित लग रहा है वो काजू खाते रहिए। हम कहाँ प्रॉब्लम है, मैं इस बात को बता रहा हूँ हमारी क्या एडवाइस है और हम क्या कह रहे हैं कि आपको ये सारी चीजें, आप अंगूर खाओ ना, किशमिश क्यों खानी है, अंगूर खा लो। आप जो अंजीर है, वो अंजीर जो फल मिल रहा है आज की डेट में वो खा लो। आज से 100 साल पहले किशमिश का एक रीज़न हो सकता था कि नासिक में किशमिश उगती है, वो जैसलमेर वाला कैसे खाएगा या अफगानिस्तान काबुल वाला कैसे खाएगा। तो इसके लिए ये होता था कि भाई नासिक वाला जो किसान था वो उसको सुखा लेता था, क्योंकि बैलगाड़ी से ट्रांसपोर्ट होना है। अगर अंगूर को बैलगाड़ी से ट्रांसपोर्ट करेंगे 20 दिन में अंगूर तो सड़ जाएगा, इसलिए लोग क्या करते थे कि उसको सुखा लेते थे, इसलिए अंगूर ड्राई फ्रूट बन जाता था जिसको किशमिश कहते थे, और उस आसाम चला जाएगा या बंगाल चला जाएगा, और वहाँ के लोग इतने विजडम वाले होते थे, इसीलिए आपने भी सुना होगा कि इनको 12 घंटे भिगोना चाहिए। क्यों भिगोना चाहिए? जिससे किशमिश दोबारा अंगूर बन जाए और आप उसको ग्रहण कर लें, इसीलिए। लेकिन आज की डेट में उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, आप आधे घंटे में अंगूर यहाँ से वहाँ पहुँच जाता है और आप खा लीजिए उसको। सो इट इज़ ऐसे। इसलिए ये जो न्यूट्रिशन होता है वो केवल फ्रेश चीज़ों में, फ्रेश फ्रूट में, बीजों में नहीं हो सकता है। आप तो ड्राई फ्रूट्स और ये नट्स वालों की दुकान बंद करवा रहे हैं भैया, बहुत बड़ा कारोबार है पूरी दुनिया में इनका। ये अभी आपने बिल्कुल मुद्दे की बात पे आए। सिर्फ काजू बादाम का ही कारोबार नहीं है, कारोबार तो गोलियों का, कैप्सूलों का, पेट काटने का, बैरिएट्रिक सर्जरी करने का, सभी का कारोबार है। और इसी वजह से सारे लोग, सभी मानव जाति को खाना खाने से डरा रहे हैं। खाना खाने से डराने का मतलब है आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, आप बीमार होंगे और फिर उनकी दुकान चल पड़ेगी। एग्जैक्टली वही हो रहा है। आज क्या हो रहा है, ये पेडोमीटर क्यों आया, 10,000 कदम चलने का सिस्टम क्यों आया? क्योंकि 1960 में एक जिस व्यक्ति ने पेडोमीटर का आविष्कार किया, जापान में या कहीं पे भी, उसको पेडोमीटर बेचना था, उसने एक रिसर्च कराई, उसने फंडिंग किया, और रिसर्च क्या आया कि नहीं, आपको 10,000 कदम चलने ही चाहिए। गूगल करके देख लीजिए, आज ये लगता है 10,000 कदम का कोई महत्व नहीं है, 10,000 कदम चलो मत चलो कोई क्यों, अब जितने पेडोमीटर बिकने थे बिक गए, अब जरूरत नहीं है। जितने भी प्रोडक्ट जिन लोगों को बेचने होते हैं वो किसी न किसी रास्ते से ऐसी बातें बताते हैं, एक जो मानव जीवन परेशान हो रहा होता है उसको उसमें कोई उम्मीद की किरण दिखाई देती है, वो अपना प्रोडक्ट बेच देते हैं और आगे चलते हैं। आप कहते हैं कि मैदा वाली चीजें खाओ तब भी कोई परेशानी नहीं है, ऐसा क्यों? बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं है, एक नॉर्मल खाना खाओ ना। आपके जीवन में जो मिल रहा है पूरी दुनिया उसको खाए तो प्रॉब्लम है, मैदे में क्या प्रॉब्लम है? मैदे को घटिया बताने का मुझे कारण समझ में नहीं आया कि ये क्यों गलत बता रहे हैं। मैदा अभी आपने मैदा खाया, जाएगा कहाँ? मान लीजिए आपने मैदा का एक ब्रेड खाया, कहाँ जाएगा?
पेट में जाएगा। हाँ। पेट में क्या होता है? एसिड होता है। हाँ, पेट में एसिड होता है। हम्म। आपको ये भी पता होगा कि वो जो एसिड है, आपने बहुत सारे कहीं ना कहीं टीवी पे देखा, लोग ब्लेड खा रहे हैं, ट्यूबलाइटें तोड़ तोड़ के खा रहे हैं, बल्ब खा रहे हैं, तोड़ खाते हैं कि नहीं खाते? वो और ये भी एविडेंस एग्जिस्ट करते हैं कि पेट में जो भी लिक्विड पाया जाता है, मुझे नहीं पता उसको क्या कहें, लेकिन सरल भाषा में उसको अगर एसिड कहें तो वो इतना स्ट्रांग होता है कि उसमें ब्लेड घुल जाती है, ट्यूबलाइटों का कांच घुल जाता, उसमें मैदा नहीं घुलेगा? मैदा घुलेगा कि नहीं? अब भैया हमने तो यही सुना है कि मैदा वगैरह हाथों में चिपक जाता है, हाँ। फिर वो निकलता नहीं है। हाँ, उसकी तो वजह से मतलब ये परेशानी है आती कि पेट का जो एसिड है मैदा को कुछ नहीं कर पाता है। मैदा अगर चिपकते हैं तो मुंह में क्यों नहीं चिपक जाता, या ये जो हमारी एसोफेगस है इसमें क्यों नहीं चिपक जाता? वो आंतों में ही क्यों चिपकेगा जाके? जबकि आंतों में कोई भी जो आइटम है पेट में आधा घंटा तो रहता है और उसकी चर्निंग होती है, वहाँ पे चाइम या काइम क्या बनता है, उसके बाद तो उसमें जाता है, तो वो घुलने के बाद मतलब फिर भी वो मैदा ही रहता है। कोई भी चीज पेट में जाने के बाद, आधा घंटा टिकने के बाद, एसिड से मिलने के बाद, चर्निंग होने के बाद, वो सब फिर भी मैदा रहेगा। ये सब नादान बातें हैं और कोई भी व्यक्ति, उनको भी पता नहीं, जो व्यक्ति ने ये कहा कि मैदा चिपक जाता है, उसको खुद भी पता नहीं कि मैदा चिपकता है कि नहीं चिपकता है। क्या स्टमक में जाने के बाद वो मैदा ही रह जाता है? किसी को भी पता नहीं। तो ऑरेंज क्यों नहीं रहा पेट में जाने के बाद? आटा क्यों नहीं रहा पेट में जाने के बाद? ये सब कही सुनी बातें, इनका कोई भी एविडेंस हो नहीं सकता है, वो है भी नहीं। और हमारे पास में एक्चुअल एविडेंस, लोग तो खा रहे हैं ना। हमारा प्रोग्राम, मैं तो कह रहा हूँ ना, ये सारी चीजें तो ओपन एविडेंस, हमारे सोशल मीडिया पे पड़ी हुई हैं और हमारे तो मील प्लान में एग्जिस्ट करती हैं। हम तो कह रहे हैं कि पास्ता पिज्जा हम एग्जिस्ट कर ही रही हैं, खिला ही रहे हैं, खा ही रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो आप खिलाते होंगे तो उसके बाद उनसे एक्सरसाइज भी तो करवाते होंगे ना, दौड़ लगवाते होंगे और कहते होंगे कि 1 घंटे भैया कार्डियो करो, ये सारी चीजें करो, तभी तो कुछ। ओके, अब हमारा जो एडवाइस होती है, जो हम ओपनली सबको बोलते हैं, मतलब जैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं वैसे भी, और प्रोग्राम में अंदर हमारी फिलॉसफी है, अच्छी सेहत के लिए और वजन कम करने के लिए आपको उंगली हिलाने की भी जरूरत नहीं है, आंखों की पलकें हिलाने की भी जरूरत नहीं है। बेड पे लेटे लेटे, सोफे पे बैठे बैठे खाना खाते रहिए, टीवी देखते रहिए, आदर्श जी को देखते रहिए और खाना खाते रहिए, वजन उसी से कम होगा, सेहत उसी से अच्छी होगी। अभी आपने कहा कि उससे तो लोगों का ये परेशानी हो सकती है, इतना पराठा खाओगे तो क्या परेशानी, कैसे पता चलता है आज आपकी हेल्थ अच्छी है या खराब है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या कम है, डायबिटीज बढ़ी हुई है कि कम है, ये कैसे पता चलता है? कैसे पता चलता है? एक टेस्ट होते हैं जिनको मेटाबॉलिक टेस्ट कहा जाता है कि भाई आप अपना लिपिड प्रोफाइल चेक करा लीजिए, आपका आज की डेट में कितना ट्राइग्लिसराइड है, प्रोग्राम फॉलो कीजिए ना, पता चलेगा ना कि 90 डेज के बाद में आप कहाँ पहुंचे, आपका ट्राइग्लिसराइड कम हुआ कि ज़्यादा हुआ, आपका फास्टिंग ब्लड शुगर कम हुआ कि ज़्यादा हुआ। इसमें कहाँ, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना, आप खाइए और पता चल जाता है। और आपको मतलब आंख बंद करके आने की भी जरूरत नहीं है। आज की डेट में तो इतने सारे लोग बैठे हुए हैं सोशल मीडिया पे जो कह रहे हैं कि हमारा तो 50 दिन में 50 नंबर्स में कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, 50 दिन में कम हो जाता है, तो लोग कह रहे हैं। और 90 डेज के बाद तो जो जिनके डायबिटीज का जो हाल होता है, 11.7 HbA1c वो बिलो 5.5 आ जाने की पूरी उम्मीद होती है, लोगों के हुए हैं, जो अपने मुंह उन्होंने कही, अपनी जबानी कही, आप जाके देखें। यानी ना आप चलाते हैं, ना आप दौड़ाते हैं, सिर्फ आप सुलाते हैं और खिलाते हैं और वजन घटाते हैं। यस, हम सुलाते नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि जो भी जिस व्यक्ति की एक्टिविटी है, अभी एक लेडी होम मेकर है, वो घर में इतना काम करती है, मान लीजिए कपड़े सुखा के आई छत पे, फिर उनको उतार के लेके आई, उनको तह करके अलमारी में, ये भी एक्सरसाइज है। जिस व्यक्ति को अपना योगा बेचना है, जिसको अपनी जुम्बा क्लासेस बेचनी है, जिसको अपना जिम की मेंबरशिप बेचनी है, वो ये कहते हैं कार्डियो बहुत ज़रूरी है। हम कहते हैं अगर कोई लेडी भूखे रह के किसी एक्सपर्ट के कहने से या एक्सीडेंट हो जाने की वजह से अगर बेड रिडन है, क्या उसके जीवन में कभी कल्याण की उम्मीद हो ही नहीं सकती है? किसी की टांगें टूट गई हैं, कट गई हैं, या किसी को पोलियो हो गया है, क्या उसके जीवन में कल्याण की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप खाना खाने से ही जीवन में कल्याण होगा। जिसके घुटने खराब हो गए हैं और ऑपरेशन की सलाह दे दी गई है, उनका घुटना कभी ठीक होगा ही नहीं। वो कभी जो चल भी नहीं पाते हैं, वो क्या कभी उनका वजन कम होगा ही नहीं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खाना खाने से ही न्यूट्रिशन मिलता है। ये जितनी भी घुटना खराब हुआ क्यों, थायराइड किसी को हुआ क्यों,
ये न्यूट्रिशन न जाने की वजह से हुआ, भूखा रहने की वजह से हुआ, डाइटिंग करने की वजह से हुआ, फास्टिंग या इंटरमिटेंट फास्टिंग करने की वजह से हेल्थ में प्रॉब्लम्स होती हैं। यानी कि जो ये कहते हैं कि आप भैया 6 बजे के बाद खाना मत खाओ, 7 बजे के बाद खाना मत खाओ, सूर्यास्त के बाद जी। मेन कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद खाना मत खाओ, आपको ऑलरेडी अपने आप ही आपको कहीं ना कहीं असर दिखने लग जाएगा। जी, क्या आप इससे भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं? ये कौन कहता है कि सूर्यास्त के बाद खाना मत खाओ? पहली बात तो ये कहा किसने और क्यों कहा? इसका एक हिस्टोरिकल, ट्रेडिशनल, रिलीजियस सिग्निफिकेंस हो सकता है, लेकिन किसी भी चीज़ को आप आइसोलेशन में देखोगे उसको लाइफस्टाइल नहीं कहते हैं। जिस भी व्यक्ति ने ये कहा, मान लीजिए, मुझे माफ़ करें, किसी को आहत करने का प्रश्न नहीं है, मगर कुछ लोग कहते हैं कि जैन समाज में सूर्यास्त से पहले खाना खा लिया जाता है। तो क्या जिस भी गुरुदेव ने या जिस भी भगवान ने ये कहा कि आप सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाएंगे, क्या उन्होंने सिर्फ डिनर के बारे में ही रखा? बाकी दिनचर्या के बारे में क्या कहा? क्या उनके रिलीजियस टेक्स्ट में ये लिखा हुआ है कि 7 बजे खाना खाने के बाद आपको टीवी देखते रहना है? क्या ये कहा? ये कहीं लिखा? तो उन्होंने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपने शब्दों को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया और उसके बाद में परेशान हो रहे हैं। हमारा ये कहना है, लाइफस्टाइल केवल डिनर कर लेना या सूर्यास्त से पहले कर देना नहीं है, आप अपने जीवन को कैसे जी रहे हो वो इम्पॉर्टेंट है। 24 घंटे, एक एक मोमेंट, आपके जीवन का एक एक क्षण इम्पॉर्टेंट है। आप क्या कर रहे हो, कब सो रहे हो, कब जाग रहे हो। और मुझे लगता है जितने भी स्पिरिचुअल रिलीजियस टेक्स्ट जो हैं उसमें शायद आपके पूरे जीवन को व्याख्यान किया गया है, लेकिन आपने क्या पकड़ लिया? डिनर। आपको हम तो कह रहे हैं, आप अभी मान लीजिए एक व्यक्ति ऑफिस से आता ही 8 बजे, तो क्या कभी जीवन में खाना खाएगा ही नहीं? अगर कोई जैन समाज का व्यक्ति 8 बजे ऑफिस से आता है, बॉम्बे जैसे जगह पे जहाँ पे वो 6 बजे ऑफिस से चलता है और 8 बजे घर पहुँचता है, तो क्या खाना खाएगा ही नहीं कि भाई अब तो सूर्यास्त के बाद का समय हो गया तो खाना नहीं खाएगा? ऐसा नहीं होता है। खाना जब आपको खाना ही चाहिए, जो आपका कन्वीनियंट समय है वो खाना ही। इन भगवान जी ने लंच के बारे में क्यों नहीं कहा इस रिलीजियस टेक्स्ट में? या जो भी ये प्रवचन दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं प्रवचन, वो लंच के बारे में क्यों नहीं कह रहे हैं? ब्रेकफास्ट के बारे में क्यों नहीं कह रहे हैं? सारा ज्ञान डिनर पे आके ही क्यों इन्होंने केंद्रित कर दिया है? मुझे समझ में नहीं आता है। बट लेकिन जीवन बहुत आरामदायक चीज़ है, आनंददायक चीज़ है, उसके इस टाइप के रूल नहीं बनाए जाते। तो मान लीजिए जिनके टांगे मान कट चुकी है या चल भी जो नहीं पाते हैं, हमारे प्रोग्राम में तो बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट आते हैं, महिलाएं आती हैं जो या तो चोटिल हो जाती हैं कि कोई एक्सीडेंट हो गया, या ओरिजिनली उनका जब प्रोग्राम ज्वाइन करती हैं, ज्वाइन करने के बाद ही घुटने में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे लोग तो बैठे बैठे एक्चुअली वजन कम हो रहे हैं। जो मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ, एविडेंस जो हमारे पास में जो एविडेंस है वो पेपर पे लिखा हुआ नहीं है, ये रियल लाइफ एविडेंस है। और हम तो खाना खिलाने के लिए, आपको खाने के लिए प्रेरित ही कर रहे हैं। और प्रेरित मतलब हम ही नहीं कर रहे हैं, हमारे सोशल मीडिया पे जो हज़ारों लोग बैठे हैं वो यही कह रहे हैं, हमने सब कुछ खाया और उसके बाद भी वज़न कम हुआ, उसके बाद भी सेहत ठीक हुई, और कोई भी रास्ता होता नहीं है, कोई भी रास्ता होता नहीं है। आदर्श कोई टिप बता पाएंगे आप? कुछ है इसमें कोई आपका फॉर्मूला? कोई फार्मूला नहीं है, फार्मूला यही है। देखिए, 3 तरह के लोग बैठे हुए हैं हमारे अलावा। एक को आप डाइटिशियन कह सकते हो, एक को आप न्यूट्रिशनिस्ट कह सकते हो, और दूसरा हेल्थ स्पेस से जुड़े हुए जिनको आप सरल भाषा में डॉक्टर कह सकते हो, चाहे वो आयुर्वेद के हो, होम्योपैथ के हो, चाहे एलोपैथ वाले। ये कौन आपको खाना खाने के लिए एडवाइस कर रहा है कि नहीं खा लो? न्यूट्रिशनिस्ट का मतलब होना चाहिए कि आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताए, लेकिन कौन खाना खाने दे रहा है? खाना खाने को चौथा एक और ब्रीड होता है जिसको आपने शायद कहा, जिम में जो ट्रेनर होते हैं, कौन खाना खाने दे रहा है? सब तो यही कह रहे हैं, नहीं एक्सरसाइज करो, खाना कम खाओ, खाना मत खाओ, खाओ तो बाजरा खाओ, बाजरे में से एनर्जी निकलती नहीं है। जब एनर्जी निकलती नहीं है तो ग्लूकोज में स्पाइक आता नहीं है। वो कहते हैं देखा बाजरा कितना है, इसमें जीआई इंडेक्स का मतलब है कि उसमें से एनर्जी निकल ही नहीं रही। हमें तो बॉडी को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? एनर्जी काय में से आएगी? ग्लूकोज में से आएगी। अब जब ग्लूकोज रिलीज होगा तब तो स्पाइक होगा, अब स्पाइक हो ही नहीं रहा, इसका मतलब अंदर जाके वो हजम नहीं हो रहा है। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? फूड गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इज डाइजेशन, है ना? और जिसमें से एनर्जी बाजरा आपने खा लिया, एनर्जी निकल ही नहीं रही, मतलब जैसा खाया वैसा का वैसा निकल गया, यूजलेस है ना। अब वो कहते हैं धीरे धीरे एनर्जी निकलती है। आपने गाड़ी में पेट्रोल डाला, अभी वो कहते धीरे धीरे उसमें से एनर्जी निकलेगी, धीरे धीरे निकले, या तो निकलेगी या तो नहीं निकलेगी।
ये धीरे धीरे एनर्जी निकलने का क्या मतलब होता है, मुझे तो समझ में नहीं आता है। बाजरा मिलेट्स में आता है। मिलेट्स बिल्कुल भी नहीं खाने हैं, बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। जो लोग खा रहे हैं, मोदी जी पूरे देश में कैंपेन चला रहे हैं कि देखिए, और मिलेट्स को लेकर बहुत भारत हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, और आप कह रहे हैं कि मिलेट्स से नहीं खाने हैं। बिल्कुल नहीं खाने हैं। मोदी जी जो देखिए, जो भी ये पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, ये प्राइमरीली इनको अगर मोटे रूप पे कहा जाए तो पॉलिटिशियन कहते हैं। हाँ, कोई भी व्यक्ति, आप जितने भी वक्तव्य दे रहे हैं वो इस बेसिस पे दे रहे हैं क्योंकि आपने कही सुनी बातें हैं। मोदी जी, आपका जो लेवल है, जो आपको एडवाइस करता है, वो लेवल थोड़ा सा कम हो सकता है। मोदी जी को जो लेवल पे, जो पार्लियामेंट को जो एडवाइस दे रहे हैं, उनका साइंटिस्ट का लेवल थोड़ा सा ऊपर हो सकता है। अल्टीमेटली मोदी जी को तो नहीं पता, ये साइंटिस्टों ने बताया होगा। एक बंदा बैठा जिसको पद्मश्री भी मिला हुआ, व्हाइट राइस पॉइजन होता है और आपको मिलेट्स ही खाने चाहिए, जिसमें सोरगम हो गया, फिगर मिलेट हो गया, बाजरा हो गया, जवारी हो गया, रागी हो गया। हमारे पास वो लोग खा खा के आ रहे कितने साल तक। आप बताइए कि आपने किसी के कहने पे अपने जीवन में परिवर्तन किया तो आप कुछ हासिल करना चाह रहे हो। किसी गाड़ी में आप बैठे तो आप कहीं किसी मंजिल तक पहुंचना चाह रहे हो। कितने दिन तक आपको अपने जीवन में परिवर्तन करने के बाद रिजल्ट कितने दिन में मिलना चाहिए, आप ही बताइए। 7 दिन में, 14 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, 1 साल में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और अधिकतर लोग अपने जीवन में परिवर्तन क्यों करते हैं? अच्छी सेहत पाने के लिए और अपना वजन कम करने के लिए। जो आपके ओपनिंग वक्तव्य था कि प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है कि आज पूरा देश, पूरा विश्व एक्सेस वेट की परेशानी से परेशान है, ग्रस्त हो चुका है, और ये संख्या समय के साथ बढ़ती चली जा रही है। प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी हाई पावर टीम भी बनाई है और उनको एक पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया है, जिसमें क्या कहा है, तेल का कंजम्पशन 10% कराइए। सुधा मूर्ति जी, अभी सुधा मूर्ति जी इन्फोसिस की या सॉफ्टवेयर की एक्सपर्ट है, वो तेल कम कराने के लिए उनका क्या इन्फ्लुएंस है मुझे पता नहीं। बट अल्टीमेटली बात यही होती है कि जो इनको कहा जाता है, जो सुनाया जाता है, वही का। और सारी दुनिया क्या कह रही है, पूरा कंसेप्ट एक ही मदर कंसेप्ट पे काम कर रहा है, जिसको कैलोरी कंसेप्ट या कैलोरी डेफिसिट कंसेप्ट कहा जाता है। अगर आप कैलोरी देखें तो बाजरे की कैलोरी भी गेहूं की कैलोरी के बराबर ही है, बल्कि ज़्यादा ही हो सकती है। गेहूं में जो कार्बोहाइड्रेट को जो बहुत प्रॉब्लम कहा जा रहा है, गेहूं का और बाजरे का कार्बोहाइड्रेट तो मोर और लेस सिमिलर ही है। तो ये कोई भी कंसेप्ट, अभी उनको कहा सर ऐसा होगा, देखिए ये पेपर है, ये पेपर, उन्होंने भी कहा कि भाई कर दो सब लोग, लेकिन जीवन में किसी के कल्याण हो रहा है क्या? बात तो ये है ना, कहने से क्या होता है, लेकिन उस सलाह को मानते हुए, उस एडवाइस को मानते हुए लोगों ने अपने जीवन में उस सलाह को धारण किया, उनके जीवन में कल्याण हो रहा है क्या? हार्ट अच्छा हो रहा है क्या? ये जितने भी लोग हैं, ये तो इवन इनको सुन सुन के जब सरकारों ने कहा तो किसानों को भी उन्होंने प्रेरित किया, मिलेट्स लगा दीजिए। किसानों ने मिलेट लगा भी दिए, अपनी पारंपरिक गेहूं को छोड़ के मिलेट के खेत लगा दिए। उस खेतों में, वो जंगल के रास्ते में जब खेत होते हैं, रायगढ़, छत्तीसगढ़ के खेतों से हाथी गुजर रहे थे। कितने हाथी जब चलते हैं, जो जंगली हाथी होते हैं, कोई भी जो प्राणी होता है वो कारवां में चलता है। जब साइबेरियन क्रेन आती है तो लाखों के हिसाब से आती हैं। 13 हाथी उस खेत से गुजर रहे थे। ये नवंबर 2024 की बात है, सितंबर नवंबर 2024 में 13 हाथी छत्तीसगढ़ के जंगलों से अपना जा रहे थे। रात को मिलेट्स का एक खेत आया, हाथियों ने उसको पूरा खेत खा डाला, और सुबह होते होते तक 7 हाथी या 10 हाथी मर गए। इतनी जहरीले हो सकते हैं, इतने प्रॉब्लम क्रिएटिंग हो सकते हैं। मिलेट्स किसी को भी बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। क्या आप जीवन में एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसके बाद बीमार होके आप उस चीज़ को देखेंगे, या अपने किसी, जो बहुत सारे लोग जो जिनको मिलेट खाने से कोई फायदा नहीं हो रहा है, उसकी तरफ आप देखेंगे? जी, आप कभी लेटर लिख के मोदी जी को सुझाव नहीं भेजते? किसी को भेजने की कोशिश की आपने कि भैया आप जो कह रहे हैं, जो चल रहा है, असली फॉर्मूला तो मेरे पास है, मैं बताता हूँ। मोदी जी के पास हमें पूरा यकीन है, जो ये सब कहा जा रहा है, जो वीडियो ये घूम रहे हैं, उनके पास भी एक दिन ज़रूर पहुँचेगा। मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन तक ये मैसेज डेफिनेटली पहुंचा है, और उन्होंने हमसे संपर्क साधने की डेफिनेटली कोशिश की है। लेकिन ये संदेश एक दिन ज़रूर पहुंचेगा, और सारी दुनिया, चाहे वो कुलचे हों, चाहे वो पास्ता हो, पिज़्ज़ा हो, जो लोग आज डरे बैठे हुए हैं, वो डेफिनेटली उसको खाएंगे। कल्याण इसी से होने वाला है। साइंटिस्ट या जो सो कॉल्ड सूडो साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट क्या है, वो थोड़ी रिसर्च कर रहे हैं, हमें तो पता है ना। आपने जो कहा, उस एक नेशनल फैमिली सर्वे होता है, NFS, उस सर्वे में ये पाया गया है
53% जो भारत की आबादी है वो खाना की वजह से, उनकी डाइटरी हैबिट की वजह से बीमार है। कितने? 53%। हाँ। और इस देश की एक साइंटिफिक एजेंसी है जिसका नाम है, वो हाईएस्ट बॉडी है जिसका नाम है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक। उसको सरकार ने ये कहा 53%, मतलब आप सोचिए 75 करोड़ लोग, 70 करोड़ लोग, 60 करोड़ लोग बीमार हैं खाने की वजह से। तो इसके तत्वावधान में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। इसको सरकार ने कहा कि भाई आप एक रिसर्च कीजिए, और क्योंकि डाइट की वजह से 60 करोड़ लोग, 53% लोग बीमार हैं, तो उनके लिए एक डाइटरी गाइडलाइंस बनाइए। हाँ। तो इस पे जिस स्टडी से, जिस कारण से 53% लोग देश के बीमार हैं, उस रिसर्च को करने में कितना समय, आप ही मुझे बताइए, आंसर दीजिए मुझे कि कितना खर्चा हो सकता है डाइटरी गाइडलाइंस की रिसर्च के लिए, और समय कितना लग सकता है? क्या आप कुछ बता पाएंगे कितना उस पे? करोड़ों का खर्चा होता है ना, करोड़ों का खर्चा होना चाहिए। हाँ। खास कर से ऐसी खाने को डिजाइन करने के लिए जिसके ऊपर 75 करोड़ लोगों का जीवन दांव पे लगा हो। मैंने NIN से पूछा, NIN ने पिछले मई 2024 में डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस इशू की है, रिलीज की है। मैंने उनसे पूछा RTI करके कि इसके ऊपर आपका कितना खर्चा हुआ है, जो आपके भी मन में है कि ऐसी रिसर्च के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च हुए होंगे। लेकिन उनका जवाब इतना शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग है कि इस रिसर्च पे हमने जीरो खर्चा किया है, एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। उनकी अगर वक्तव्य को आप देखें, उन्होंने क्लियरली ये कहा है, इस पे हमने कोई रिसर्च नहीं कही है, कि केवल 50 के आसपास उन्होंने मीटिंग्स की हैं। अभी आप सोचो कि 50 लोग बैठ के, चाहे हॉल में बैठे या जूम के ऊपर वेबिनार करें, वो रिसर्च हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। रिसर्च मतलब रिसर्च होनी चाहिए जिसमें आप चूहों पे, बंदरों पे, ह्यूमंस पे एक्चुअल एक्सपेरिमेंट, लेकिन वो रिसर्च रिपोर्ट पड़ी हुई है, और उस रिपोर्ट का जो 4 नोट है वो भी एक बहुत बड़े अथॉरिटी ने, भारत सरकार की, लिखा है। इस पे बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च हुई है और ये रिपोर्ट आई है। जीरो खर्चा, जीरो रिसर्च, जीरो स्टडी के बाद वो रिपोर्ट डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस जारी कर दी गई है। ये रिसर्च होती है, ये साइंस होती है, और ये भारतीयों का कल्याण होता है, जिसको सरकार कहती है वेरी गुड, फैंटास्टिक, आपने बहुत अच्छा काम किया है। बताइए जरा, किस टाइम क्या खाना चाहिए जी? अगर हम पूरे दिन के खाने के शेड्यूल की बात करते हैं, आपका शेड्यूल क्या है? व्यक्ति को सुबह ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कब और कितने बजे करना चाहिए, किस हिसाब से? मैं आपको बताता हूँ, एक एक चीज़ बताता हूँ। बिल्कुल। ब्रेकफास्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आपको पहले उठना होगा, हाँ। है ना? तो जब भी आप उठते हैं, हमारी कोई बंदिश नहीं होती है कि 3 बजे उठो, 5 बजे उठो, जितने भी बजे आप उठते हैं, ठीक है? तो जब भी उठे, हर व्यक्ति का एक शेड्यूल होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति इंडिया में रह के अमेरिका के लिए काम करता है, तो रात भर जागता है, दिन भर सोता रहता है ना? तो मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसे मानते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि 7 बजे उठा, अधिकतर लोग 7 बजे तो उठ ही जाते हैं। 2 घंटे की, जब भी आप उठते हैं, बंदिशें कोई नहीं है, जब भी आप उठते हैं उसके 2 घंटे के भीतर आपको नाश्ता खा के ख़त्म कर देना ही चाहिए। ओके? दिन की शुरुआत, अगर आप एक अच्छी नींद लेते हैं, 7 घंटे की आप नींद लेते हैं, तो सभी को पता है कि बॉडी में एक वाटर का कंजम्पशन होता ही होता है, और इसलिए आप सुबह उठते से ब्लैडर आपका फुल होता ही है, यानी कि जो बॉडी का पानी है वो कंज्यूम हो गया होता है। तो इसलिए सुबह की जो शुरुआत है वो 1 ग्लास नॉर्मल साधारण पानी के साथ करनी चाहिए। और मैंने जो ऑलरेडी कहा, पानी के साथ कोई भी खिलवाड़ करना नहीं, गर्म करूं, गुनगुना करूं, धनिए का पानी, जीरे का पानी, बिल्कुल भी नहीं। पानी मतलब सादा, साधारण, नॉर्मल, रेगुलर पानी। नारियल पानी भी नहीं, नारियल पानी नहीं होता है, वो पॉइजन होता है, नहीं लेना है उसको, वो फुल ऑफ केमिकल्स होता है उसका, क्योंकि वो पानी जैसा दिखता है तो उसको नाम पानी दे दिया गया, बट इट इज़ नॉट वाटर। तो उसे गर्म भी नहीं करना पानी को गर्म भी नहीं करना है। आप बिस्तर के पास ग्लास रख के सोइए, आँख खुलने से पहले पानी पी लीजिए, उसके बहुत बेनिफिट है। आपको हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करता है, साथ ही जो आपका सलाइवा, जो बैक्टीरिया है मॉर्निंग वाला, दैट गोज बैक इनटू योर सिस्टम एंड दैट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी बेनिफिशियल, और हमने ये देखा है। हाँ। तो ये शुरुआत की 2 घंटे के भीतर आप, उसके बाद आप फ्रेश होइए, जो भी करता है वो ठीक कीजिए, है। और आप नाश्ता करेंगे। नाश्ता मोटे तौर पे वही है, आप पराठे खाइए, तरह तरह के इडली सांभर खाइए, रोटी सब्जी खाइए, पोहा खाइए, उपमा खाइए, यानी कि अनाज जो गेहूं और चावल के रूप में हो सकता है वो आपको खाना ही है। कितना खाना है?
पेट भर के खाना है। कैसे बनाना है? अपनी रेसिपी के अपने टेस्ट के अनुसार बनाना है। हम कोई रेसिपी दे नहीं रहे। क्लियर हो गया? ब्रेकफास्ट। लंच, हर व्यक्ति का एक लंच का टाइम होता है। जो अगर कामकाजी लोग हैं तो मान लीजिए उनका 1 से 2 बजे के आसपास नॉर्मली ये होता है। तो जो भी आपका लंच टाइम है, बिना अपने आप को परेशान किए, बिना अपने आप को प्रेशर दिए, बिना अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब किए, जो भी लंच का टाइम है, लंच डेफिनेटली करना चाहिए, जिसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी चारों आइटम है। और इसी तरीके से हर व्यक्ति का एक डिनर का टाइम है। मान लीजिए आपने कहा, किसी ने सोच रखा है कि हमें हम ये नहीं कह रहे कि अगर आपकी विचारधारा के हिसाब से सूर्यास्त से पहले अगर आपको खाना खा लेना है तो वहां पे खा लीजिए, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट कंपल्सरीली वही खाना है कि आपका खाने का मन है 8 बजे और आप आ गए 6 बजे पे, वो उचित नहीं है। तो जो भी आपका खाने का कन्वीनियंट टाइम है, वहां पे भी आपको दाल, चावल, रोटी, सब्जी खा लेनी है। सब्जी मतलब आलू की सब्जी नहीं होती। आलू गोभी में साथ में आ सकते हैं, किसी चीज में साथ में आ सकते हैं। सब्जी का मतलब लेकिन ये है जो खेत में उगी हुई चीज हो। वो कुछ लोग मूंग की हरी मूंग की कहते हैं, हमने सब्जी बना ली, वो टर्मिनोलॉजी उचित नहीं है। पनीर की सब्जी नहीं होती है। छोले की सब्जी नहीं, छोले दाल में कंसीडर किए जा सकते हैं बट नॉट इन सब्जी। रोटी क्या खाएंगे? केवल गेहूं की। चावल कौन से खाएंगे? ओनली व्हाइट वाले। तो लंच आपका क्लियर हो गया। कितना खाएंगे? पेट भर के खाएंगे। पोर्शन कितना रहेगा? लगभग बराबर मात्रा में। जो जितना आपको खाना है, मान लीजिए आपको 400 ग्राम खाना है तो सारे आइटम 100 ग्राम आप खा सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका लंच और डिनर हो गया। दोनों के बीच में आपको कहीं भूख लग सकती है और ना भी लगे तो भी आपको दोनों के बीच में फ्रूट खा लेना चाहिए। फ्रूट क्या खाएंगे? सिंगल एक ही फ्रूट खाना है, मिक्स करके नहीं खाना है। तो आप जबकि और 200 ग्राम मिनिमम खाना है, उसके ज़्यादा कितना भी खाएं। अंगूर खाने बैठे 200 ग्राम खाएंगे, मैंगो खाएंगे तो 200 ग्राम खाएंगे, तो वो खाएंगे। और इवनिंग में आपको कोई स्नैक खा लेना है और धीरे धीरे वो सारी चीज़ें 14 दिन तक तो यही प्लान लेके चलना है। बाद में जब आपका सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, स्टील स्ट्रांग हो जाता है, तो उसके बाद में तो लाइफ इज ओपन। उसके बाद हम भी इंट्रोड्यूस करते हैं मैगी भी, गोलगप्पे भी, सैंडविचेस भी, बर्गर भी, पास्ता भी। धीरे धीरे एक एक चीज़ इंट्रोड्यूस। अब सारी चीज़ें एक साथ एक दिन तो बैठ के नहीं खाएंगे। तो जब हम मील प्लान में लिख के देते हैं कि भाई आप खाइए, इस दिन आज ये खा लीजिए, आज वो खा लीजिए, आज वो खा लीजिए, वगैरह वगैरह। कोई गैप नहीं, डेली आप खा सकते हो। कभी पिज्जा खा लो, कभी बर्गर खा लो। बिल्कुल हम यही खिला ही रहे हैं ना, इसी तरीके से खा रहे हैं, खिला ही रहे। हमारे मील प्लान में लिखित में हम लोग कोई ऐसा नहीं कि गोलगप्पे खाने हैं तो सिर्फ एक गोलगप्पा खाना है। नहीं, पेट भर के पेट भर के खाने, पेट भर के खाने। 14 दिन में कौन सा चमत्कार हो जाता है? 14 दिन देखिए, चमत्कार का सवाल नहीं होता है। हम क्या कहते हैं, मैंने शायद अभी आपको बताया कि जो पहले 14 दिन है उसको, जैसे कोई बिल्डिंग आपको बनानी है, बुर्ज खलीफा बना, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? उसकी फाउंडेशन इंपॉर्टेंट होती है। तो ये 14 दिन को हम फाउंडेशन मील प्लान कहते हैं। और जो हमारे पास लोग आ रहे हैं जो एक्स्ट्रा वजन वाले हैं, बीमार हैं, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा पंक्चर्ड होता है, हम ये कहते हैं, थोड़ा सा वीक होता है, उसको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और इस माध्यम से हम इसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। उसके बाद में आप तैयार होते हैं सब कुछ खाने के लिए। अच्छा, मीठे की बात होती है, मीठा, मैदा, ये सब खाने से ये आपके लिए विलन है जी। क्या इस धारणा से आप वाकिफ हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम हर चीज़ बहुत अमृत होती है, हर चीज़ अमृत होती है। और आपने ये भी सुना होगा कि अगर सही मात्रा में लिया जाए तो जिसको आप जहर कहते हो वो भी अमृत का काम करता है। कोबरा का पॉइजन भी बहुत सारी बीमारियों को निकालने का काम करता है, आपने सुना होगा। और अमृत भी अगर गलत मात्रा में लें, गलत प्रोपोर्शंस में आप लेते हैं तो वो भी जहर बन सकता है, बनता है। तो हमारा ये है, मैदा तो आप 14 दिन के बाद इंट्रोड्यूस हो ही जाता है किसी न किसी फॉर्म में। पहले 14 दिन में इनका थोड़ा सा, हमने कहा थोड़ा सा आपको डिसिप्लिन रखना है, क्योंकि आपकी जो साइकिल की ट्यूब है जब पंक्चर हो गई है तो आप साइकिल को घसीट के आप कंधे पे लेके जाते हो। एक बार साइकिल आपकी रिपेयर हो गई, उसके बाद चलाइए, कहाँ प्रॉब्लम है? बताइए, मैदा, तेल, मीठा, ये सब विलन बन गए हैं, क्या ये धारणा गलत है? बिल्कुल गलत है। मैदे के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। और हमारे मील प्लान में हम तो मैदे वैदे में कोई वो करते ही नहीं है। मतलब ये तो 14 दिन के बाद ये सारी चीज़ें तो एक के बाद इंट्रोड्यूस हो ही जाती हैं। और हर चीज़ में मैदा होता ही है, चाहे। और हम जब जिस दिन पास्ता होता है तो कुछ हमारे पार्टिसिपेंट का ये पूछना भी होता है कि हम होल व्हीट वाले लें। हमने कहा जीवन को कॉम्प्लिकेट करो मत। जिस दिन सैंडविच है उस दिन बिल्कुल क्लियरली कहा जाता है कि आपको जो व्हीट ब्रेड, ये फलाना ब्रेड, ढिगना ब्रेड, मल्टीग्रेन बिल्कुल भी नहीं खानी है। जो आपने कहा बंदिश, इसकी बंदिश है। सैंडविच जब खाते हैं तो प्लेन व्हाइट ब्रेड, नॉर्मल रेगुलर ब्रेड ही खाना है। उसी में वो तो मैदे की बनती है। चाहे आप पास्ता लें, पिज़्ज़ा लें, ये सारी चीज़ें सो कॉल्ड मैदे की। आजकल कुछ व्हीट की बनाने की, अगर मान लीजिए पिज़्ज़ा मार्केट से भी आ रहा है तो वो लिख के देते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कॉम्प्लिकेट करो मत।
जो मिल रहा है मस्ती से खाओ। हमारे प्रोग्राम में तो मैगी भी होता है। ये सवाल हमारे प्रोग्राम का नहीं, मैं बता रहा हूँ कि हम जो एडवाइस करते हैं लोगों को, तो जिसको खाना है मैगी भी खिला रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें 14 दिन जो आप नॉर्मल 14 दिन हर व्यक्ति को अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए ये खाना खा के, और उसके बाद में सब कुछ इंट्रोड्यूस कीजिए। नेक्स्ट आपने कहा तेल का। तेल का हमारा ये कहना है, दो चीज़ें, कौन सा तेल खाएं। तो तेल जो नॉर्मल रेगुलर हमारे भारतीय तेल है वही आपको खाने चाहिए। मूंगफली का तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल और नारियल का तेल। इसके अलावा कोई भी तेल इस्तेमाल करेंगे उसमें साइंटिफिक स्टडी है, इसमें पूफा है, इसमें सूफा है, इसमें कुछ नहीं होता है, कुछ पता नहीं। ये आपको बेचने के लिए इस तरीके के साइंस का मतलब है, मेरा ये मानना है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई भी व्यक्ति इसको झुठला नहीं सकता है। साइंस का और रिसर्च का मतलब है नए नए शब्द आपके सर के ऊपर थोप देना। ओवर ईटिंग है जी, वाटर वेट है जी, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है जी, इसमें मुफा है, इसमें प्रोबायोटिक है, ये शब्द पे शब्द फेंकते चले। जीवन में तो कल्याण हुआ नहीं, मानव जीवन खराब से खराब होता चला जा रहा है। जो आपने अपने इंट्रोडक्टरी वर्ड्स में ये कहा कि जीवन इतना और ये WHO भी कह रहा है हेल्थ खराब होती चली जा रही है। 25% लोग आज मोटापे से या बीमारी से परेशान हैं। रिसर्च कहीं नहीं लेके जा रही, उल्टी दिशा में। रिसर्च का पर्पज ही है, उसका एक मंतव्य होता है, उसका एक एजेंडा होता है, एक फंडिंग होती है। वो फंडिंग स्पेसिफिक कारणों से होती है। किस तरीके से मेरा सामान बिके, किस तरीके से मेरे गोली कैप्सूल बिके, किस तरीके से मेरे न्यूट्रास्यूटिकल बिके, किस तरीके से मेरी मशीनें बिके। आजकल आ रहा है, आप 10-15 हज़ार लाख रुपए की मशीन ले लीजिए, आपका बॉडी एनालिसिस, कितना फैट है आपके अंदर, सब नॉनसेंसिकल बातें हैं। इसका कोई भी तथ्य होता नहीं। तो तेल पे आते हुए, तेल, एक व्यक्ति जीवन में कितना तेल खाता है। एक मान लीजिए, एक हम खाना लेते हैं, आप इडली सांभर लीजिए, मान लीजिए इडली सांभर में कौन सा तेल जा रहा है, कहाँ तेल जा कहाँ रहा है उसमें। पोहा जब आपने बनाया तो कितना करेंगे आप, एक चम्मच, कितना पोहे में कितना तेल जाएगा। दाल चावल रोटी सब्जी, अगर आप लंच की बात करें, लंच में दाल चावल कहाँ तेल जा रहा है। रोटी में कोई तेल लगता है, चावल में कोई तेल लगता है, दाल में कोई तेल लगता है, केवल उतना घी का आप तड़का देते हो। कितना, एक कटोरी में कितना तड़का जाएगा, पूरी, पहली बात तो पूरी दाल में आप लगा रहे हो, 1 चम्मच 2 चम्मच लगा रहे हो। उसके बाद में सब्जी में क्या कर रहे हो, थोड़ा बहुत तड़का लगा रहे हो, मतलब सब्जी छौंकने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो। कौन सा आपने कनस्तर भर भर के तेल पी लिया। तो इसलिए ये सब बातों में कोई रेलेवेंस नहीं है। लेकिन पूड़ी में तेल लगता है, हाँ, देखिए, पराठे में तेल लगता है। नहीं, पराठा तो पराठा ही है फाइनली। लेकिन अगर आप तला हुआ पराठा खाएंगे तो अब फिर तो आप भटूरे पे आओगे ना। भटूरा खाने में प्रॉब्लम नहीं है, बट देन पहले आप सिस्टम को रिपेयर कर लो ना। सिस्टम को रिपेयर हम किस लिए करते हैं, जिससे कि उसके बाद आप उन्मुक्त उड़ सको। जो लोग आज पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम सिविल सर्विसेज का क्रैक करने की बात हो या नीट क्रैक करने की बात हो, ठीक उसी तरीके से हमारा ये जितनी भी जद्दोजहद इस समय चलती है, चाहे वो अनलोड के माध्यम से चले या ऐसे ही जैसे हम आज बैठे हुए हैं, ये सारी जो हमारी तैयारी चलती है, आपके जीवन को इतना लयबद्ध बना देने की चलती है कि उसके बाद आप जो मर्जी संगीत बजाएं, वो बड़े उसमें से संगीत निकले, शोर ना निकले। और जो मिठाई है वो आप सभी मानेंगे, ये एक हाईएस्ट लेवल का शरीर के ऊपर असर दिखाता है। और इस वजह से जब हमारा शरीर स्ट्रांग हो जाता है, जो खाना खाने के माध्यम से हो जाता है, और जो मैंने आपको बताया कि ये जो हमारी प्रक्रिया है वो 2-2 हफ्ते की प्रक्रिया चलती है। पहले 2 हफ्ते में तो आपको केवल नॉर्मल खाना खिलाया जाता है, जिससे आपका रूटीन भी सेट हो जाए। कोई बंदा समय पे उठ नहीं पाता है, कोई ठीक से कर नहीं पाते, तो 2 हफ्ते में आपका फाउंडेशन हो जाता है। फिर 2-2 हफ्ते में चलाते हुए हम आपके पूरे सिस्टम को एकदम स्टील स्ट्रांग बना देते हैं। फिर जिसको ये कहें आप लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, तो जो सिस्टम आपका पत्थर को भी हजम कर सकता है, फिर उस पे मिठाई हम धीरे धीरे एक प्रॉपर लेवल पे आके, जिसको अगर मैं एकदम क्लियर भाषा में कहूँ कि जब आप 7वें लेवल पे पहुंच जाते हैं, फाइनल लेवल पे जब पहुंच जाते हैं, वहाँ पे मिठाई भी इंट्रोड्यूस की जाती है। और उस मिठाई, और जो मैं कहता हूँ गुलाब जामुन सबसे खतरनाक मिठाई मेरे हिसाब से है, क्योंकि वो घी में डीप फ्राई की जाती है बहुत लंबे समय तक। उसमें मैदा भी है, उसमें मावा भी है, उसके अंदर चाशनी भी सबसे स्ट्रांग होती है। रसगुल्ले की चाशनी तो थोड़ी कम तार की होती है, लेकिन गुलाब जामुन की चाशनी तो 2-2.5 तार की होती है। और इसी तरह उसके अंदर भी कुछ ना कुछ मीठा भरा हुआ होता है। तो गुलाब जामुन भी इसमें इंट्रोड्यूस होता है। रबड़ी खाओ, चाहे गुलाब जामुन खाओ, चाहे गाजर के हलवे खाओ, तो ये अल्टीमेटली जो आपका मंतव्य है, आपका जो गंतव्य है, वो ये है, आप सब कुछ खाएं और फिर भी आपके ऊपर बेटर तो रिजल्ट हो, बल्कि ये कहें कि एडवर्स इफेक्ट बिल्कुल भी ना। मान लीजिए मेरे फ्रिज में 1 किलो गुलाब जामुन रखे हुए हैं जी,
अब मुझे उसमें से कितने गुलाब जामुन एक दिन में हम खा सकते हैं और क्या हम उसे डेली खा सकते हैं? मैंने देखिए क्वांटिटी तो हमारे प्रोग्राम में होती नहीं है, हाँ। चाहे वो किसी भी चीज़ की हो। और हम्म। आपने बिल्कुल सवाल ठीक किया। आशा जी भी जब एक बार मिठाई खाने बैठती है ना, तो एक्चुअली वो डब्बा भर के अगर 2 किलो है तो 2 किलो साफ हो जाती है। वो मेरे जब तक मुझे पता चलता है कि मिठाई आई हुई है तब तक तो साफ। तो इसलिए किसी भी चीज़ से डरना नहीं है, प्रॉब्लम यही है। और जहाँ तक सवाल है रोज़ रोज़ खाने का, मैंने पहले ही कहा, रोज़ तो अगर आप गोभी की सब्जी भी रोज खाएंगे तो वो आपको आनंद देती नहीं है। हाँ। किसी भी चीज को रेगुलर, चाहे भले ही वो अच्छी भी चीज हो, अगर उसको आप रोज रोज कर रहे हैं, रोटी और चावल को छोड़ के, वो तो आपका, इसीलिए उसको स्टेपल फूड कहा जाता है। इसीलिए हम कहते हैं दाल भी खाएं तो बदल बदल के खाएं। जब आप सब्जी भी खाएं तो बदल बदल के खाएं, सुबह एक सब्जी शाम को एक सब्जी। तो इट इज लाइक दिस। तो ये बदल बदल के खानी ही चाहिए। मिठाई भी आप बदल बदल के खा सकते हो, लेकिन जब आप अपने आप को एवरीडे मॉनिटर कर रहे हो, आप किस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हो? वजन को एवरीडे मॉनिटर कर रहे हो। हाँ। और अपनी टमी को, हम ये कहते हैं, आप अपनी बेली बटन के ऊपर, अपनी नाभि के ऊपर हर दिन, हर व्यक्ति का, तो जो आपके मतलब लाइफस्टाइल का मतलब ये होता है कि आप क्या कर रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है, और आप अपने आप को मॉनिटर क्या कर रहे हो वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो मॉनिटर हम घर में दो तरीके का मॉनिटर हो सकता है। एक तो लेबोरेटरी के माध्यम से कि हाँ। हम समय समय पे अपने मेटाबॉलिक टेस्ट करवाते रहें। और दूसरा है कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो वजन हर दिन, आप हर व्यक्ति को हर दिन लेना ही चाहिए और रिकॉर्ड करना ही चाहिए। और दूसरा ये होता है बेली बटन के ऊपर अपनी जो टमी है, सो दैट इज अ गुड इनफ इंडिकेशन। आपको हिप्स नापो, ये नापो, वो नापो, जरूरत नहीं है। केवल बेली बटन के ऊपर अपना टमी नापते रहिए। अगर कहीं आप गड़बड़ कर रहे हो तो आपको पता चल जाता है, एंड देन यू कैन टेक अ करेक्टिव एक्शन, जो भी लगता है। सो अदरवाइज एवरीथिंग इज परफेक्टली ऑल राइट, लेकिन आपकी मॉनिटर बात करना जरूरी है। आपकी बातें फॉलो करके एक व्यक्ति एक महीने में कितना वजन घटा सकता है? फैंटेस्टिक। तो मैंने शायद आपसे कहा कि हमारे पास भयंकर ज़बरदस्त लेवल का डाटा, हर पार्टिसिपेंट का डेटा अवेलेबल होता है। हम्म। और जितनी भी रिसर्च होती है और उसके जो कंक्लूजन होते हैं वो डेटा के ऊपर ही आधारित होती है। रिसर्च का मतलब डेटा क्या कहता है। तो हमारे पास बहुत डेटा है। तो हमारा जो रिसर्च का डेटा, ये मतलब एनालिसिस जो डेटा का, वो ये कहता है कि सब कुछ खाते हुए नॉर्मल वे में आपका एवरेज जो वेट लॉस आता है पर डे का, वो 97 ग्राम्स आता है। ओके, 97 ग्राम्स पर डे। हमने इसको थोड़ा अपने आप को और इम्प्रूव करते हुए ये कहा है 100 ग्राम पर डे के हिसाब से आपका वजन कम होना ही चाहिए। तो यानी 30 डेज में 3 किलो, 90 डेज में 9 किलो का हमारा टारगेट होता है। लेकिन एक्चुअल अचीवमेंट जो होता है वो 12-15 किलो भी हो सकता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि ये 7 सब कुछ 7 किलो भी खिलाकर हो होता सकता है। है। सब कुछ नॉर्मल रखते हुए, बिना एक्सरसाइज के। आपने गुलाब जामुन को 7वें फेज में क्यों रखा, पहले फेज में क्यों नहीं? जैसे मैंने आपसे कहा कि आप पहले फेज में, जब बच्चा एजुकेशन लेता है तो पहले ABCD सीखता है, उसके बाद में ट्विंकल ट्विंकल सीखता है, और उसके बाद में वो सीखता है शेक्सपियर की पोएम्स भी सीखता है, और हायर लेवल पे जाता है। यानी ये हायर लेवल हाँ। का फूड है। इसलिए आपके शरीर को पहले स्टील स्ट्रांग बनाना ज़रूरी है। उसके बाद में आप ओलंपिक्स में भाला फेंको और चाहे कुछ भी करो। यस, ये हायर लेवल का चीज़ होता है। हमें आपके सिस्टम को पहले स्ट्रांग बनाना होता है, जो नॉर्मल खाने के माध्यम से बनता है। एक बार स्ट्रांग बन गया, उसके बाद में यू आर ऑन योर ओन। और इसी वजह से ये प्रोग्राम हमारा, अगर जो चलता है, अगर प्रोग्राम आए ना आए, लेकिन 90 डेज हर व्यक्ति को नॉर्मल केस में अपने आप को देने चाहिए। वो आपकी लाइफस्टाइल बनता है और आपके शरीर को स्ट्रांग करता है। उसके बाद में एवरीथिंग इज ओके। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति आपके कोर्स तक पहुंच सके, एग्जैक्टली। लेकिन जो कोर्स नहीं ले पा रहा है जी, उसको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे हमारे इस पॉडकास्ट के यही जरिए से? जो मैंने अभी आपको बताया, यही हाँ। टिप्स हैं कि कम से कम 14 दिन तक हाँ। आप देखिए, अगर हर व्यक्ति, क्या अवॉइड करना है 14 दिन मैं तक? कुछ अवॉइड कुछ नहीं करना है। हम्म। क्या खाना है वो मैंने आपको 14 दिन तक बताया। ठीक है। दाल चावल रोटी सब्जी और फ्रूट में कुछ नहीं है। बाकी सारी चीजें तो अवॉइड करनी है फॉर द टाइम बीइंग, ओके। ओनली फॉर 14 डेज। क्या हाँ। अवॉइड करना है? जैसे ये जो पास्ता पिज्जा है, ये 14 दिन हम ही खुद हम भी इंट्रोड्यूस करते हैं। 14 दिन के बाद ही इंट्रोड्यूस होती हैं सारी चीजें। 14 दिन के बाद इंट्रोड्यूस होती हैं। तो ये सारी चीजें आप फिर खाते रहें। दूसरा क्या हो रहा है आदर्श जी, कि आप अपने आप को, मैंने अभी जैसे कहा, हर दिन आपको अपने आप को वजन लेना है। हाँ। अभी सही तरीका क्या होता है वजन लेने का? आप जैसे जहाँ पे उठे, ब्रेकफास्ट करने से जस्ट पहले आप एम्प्टी स्टमक हैं उस हाँ। समय, वहाँ पे आप वजन ले लीजिए और फिर नाश्ता कीजिए। तो अगर मान लीजिए आप हर दिन 6 बजे उठ रहे हो, हर दिन 8 बजे नाश्ता कर रहे हो, तो यानी 7:55 पे आप अपना अपना वजन लेंगे और अपना टमी का मेजरमेंट लेंगे और उसको रिकॉर्ड रखेंगे। ओके, तो ये अगर आप करते चल रहे हैं, इससे उससे क्या होता है? अगर आप रास्ता भटकेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हम्म। तो जो मैंने आपसे कहा, अगर इस रूटीन को आप लेके चलेंगे, आप एक दिन इंट्रोड्यूस कीजिए। आप एक दिन
14 दिन के बाद में हर व्यक्ति इंट्रोड्यूस करेगा, एक दिन आप सैंडविच इंट्रोड्यूस कर दीजिए, बाकी चीज़ों को सेम रखिए, एक सैंडविच इंट्रोड्यूस कर दीजिए, ओके। ओके। बाकी चीज़ों को सेम रखिए, आप पास्ता इंट्रोड्यूस कर दीजिए फिर। ओके। और जब आप वजन लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बाकी सारी चीज़ें ओके हैं, हाउ पास्ता इज बिहेविंग विद यू, आप खाइए ना पास्ता, आपको अगले दिन पता चल जाएगा। तो इस तरीके से करते करते आप हर दिन कुछ ना कुछ इंट्रोड्यूस करते रहिए और आपको जीवन जीने का तरीका खुद ही आ जाएगा। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं होती है। एक डायबिटिक पेशेंट भी क्या गुलाब जामुन खा सकता है? बिल्कुल खा सकता है। 90 डेज खत्म होते होते जब हमारा ये है डायबिटीज़, तो बचने के चांसेस होते ही नहीं है, एक्चुअली नहीं होते हैं। और जब इस मील प्लान में जब आप खाते हो तो सवाल ये नहीं है कि गुलाब जामुन खाए या नहीं खाए। डायबिटीज़ वालों को तो केला, मैंगो, चीकू, ग्रेप्स ये भी खाने मना होते हैं, जो एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं, हमारे अलावा जो बैठे हुए हैं। हम तो पहले दिन से ये खिलाते हैं। और ये डायबिटीज़ कुछ नहीं, ये लोग भी नॉर्मली लोग होते हैं, हम्म। लेकिन इनके कुछ ऑर्गन एक काम करना या तो डिफेक्टिव हो गया है या काम करना बंद कर दिया है। और हम क्या कर रहे हैं, आपके शरीर को स्वस्थ ही तो कर रहे हैं 90 दिनों में, और कर क्या रहे हैं। तो ये सब चीज़ें स्वस्थ हो जाती हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हर व्यक्ति नॉर्मल हो जाता है। चाहे थायराइड हो वो गायब हो जाती है, डायबिटीज़ भी गायब हो जाने के चांसेस होते हैं। अभी जैसे एक लेडी 70 यूनिट्स इंसुलिन पर डे लेती थी पिछले 12 साल से, 90 डेज में इंसुलिन जीरो हो गई। जब जीरो हो गई, क्या इसका मतलब क्या हुआ, एक व्यक्ति नॉर्मल हो गया। जब नॉर्मल हो गया मतलब फिर एक नॉन डायबिटिक में और डायबिटिक में कोई फर्क नहीं रह जाता है आफ्टर द एंड ऑफ द प्रोग्राम। इसके साथ आपको कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, योग एक्सरसाइज कुछ भी इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है? देखिए, दो कारण होते हैं। एक तो आपको अच्छा लगता है तो एक अलग बात है। अगर है। आप एक्सरसाइज कुछ हासिल करने के लिए कर रहे हो, कुछ भी हासिल नहीं होगा। आपको अच्छा लगता है, टहलने जाना अच्छा लगता है, आपकी सहेलियां मिलेंगी, दोस्त मिलेंगे, गप्पे मारोगे, मज़ा आएगा, चिड़चिड़ों की चहचहाहट सुनने के लिए जा रहे हो, वातावरण का आनंद लेने के लिए जा रहे हो, तो एक अलग बात है। लेकिन इसलिए जा रहे हो कि मेरी वजन कम होगा, सेहत अच्छी होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। आप रात में खाना खाने के बाद डायरेक्ट सोने जाते हैं? मेरे को कई बारी नींद आ जाती है, खाना खाने के बाद इधर खाना खाया और उधर नींद आई, मैं तो सो जाता हूँ। लेकिन जिन लोगों को शिकायत है कि उन्हें नींद नहीं आती है, आपकी ओके। नींद वाली बात से निकली बात। जी जी। जिन लोगों की शिकायत है कि भैया उन्हें रात भर नींद नहीं आती, परेशान होते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, नींद नहीं आने का नंबर 1 कारण खाना ना खाना होता है। दूसरा कारण काजू बादाम खाना होता है। तीसरा कारण जो ये धनिए के पानी, जीरे के पानी, इनसे इतने इम्बैलेंस हो जाते हैं शरीर के अंदर, और फाइनली उसका रिजल्ट ये होता है कि दिमाग गड़बड़ होता है और आपको नींद नहीं आती है, मेंटल डिप्रेशन होता है। जब खाना खाएंगे तो नींद 3 दिन के भीतर आनी शुरू होती है। जिन लोगों को 15-15 साल तक, जिसको इंसोम्निया कहते हैं, 15-15 साल तक जो नींद की गोलियों के बिना नींद नहीं आती है, 3 दिन के भीतर, 7 दिन के भीतर, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन के भीतर ऐसी नींद आनी शुरू होती है कि वो कहते हैं कि मतलब इधर बेड पे हम कटे पेड़ की तरह गिरे और उधर नींद आई। ऐसा ही होता है। आज की डेट में 5 में से हर दूसरा व्यक्ति फैटी लिवर का शिकार है। हाँ। फैटी लिवर को कैसे भगाया जा सकता है, कैसे इससे बचा जा सकता है? फैटी लिवर जो हमारे पास लोग आ रहे हैं और जो लेवल 2, ग्रेड 2 क्या बोलते हैं, वो फैटी लिवर अगर मतलब हाईएस्ट लेवल का भी अगर है ना, तो वो 90 डेज में कंप्लीटली क्योर हो जाता है। और वो लोग खुद ही रिपोर्ट अपनी दी, हम तो पूछ नहीं रहे, हमें पता भी नहीं कि किसको फैटी लिवर। लेकिन कुछ दिन के बाद में वो लेडी आएगी कि मैडम देखो, मेरा तो फैटी लिवर था और देखिए मेरा फैटी लिवर कंप्लीटली ठीक हो गया नॉर्मल खाना खाने से। नॉर्मल खाना खाने। देखिए, फैटी लिवर और बेसिकली देखा जाए तो कुछ भी नहीं होता है, ये एक फैट इकट्ठा हो गया होता है ना, तो लिवर के आसपास, ऊपर नीचे। और जब आप खाना खाते हैं, ये प्रोग्राम या खाना आपका करता क्या है, खाना आपको आपके फैट से ही तो मुक्ति दिला रहा है। आपकी हड्डियों को मजबूत कर रहा है, आपकी मसल्स को मजबूत कर रहा है, और आपके फैट से ही आपको मुक्ति दिला रहा है। फैट वो कहीं भी इकट्ठा हो सकता है, ऑर्गन्स के अराउंड इकट्ठा हो गया, एब्डोमेन में इकट्ठा हो गया, चिन में इकट्ठा हो गया, गालों में इकट्ठा, ये सारी फैट से छुटकारा मिलता है ना। छुटकारा पाने के लिए खाना खाने से ही फैट से छुटकारा मिलता है, और चाहे वो लिवर का हो, चाहे वो किडनी का हो, और चाहे वो गालों का हो। आपकी इस पूरी बातचीत में जी। लाइफस्टाइल का जिक्र बार बार हुआ। जी। एक ऐसी बीमारी जो इस वक्त पूरी दुनिया में पनप रही है, वो है कैंसर। जी। और लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा रीजन होता है उसके पीछे, माना जी। जाता है। जी। कैसे बचा जा सकता है कैंसर जैसी बीमारियों से? देखिए, मेरे जितने भी वक्तव्य रहे हैं ना, जितना भी मैंने बोला है या नहीं बोला है, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं, हमारे पेपर पे, कागज़ पे, किताबों में लिखी हुई बातों पे आधारित नहीं है। ये हमारा एक्चुअल प्रैक्टिकल
एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एविडेंस जो हमारे पार्टिसिपेंट से मिलने के बाद हमें मिलता है, वो ये सारी बातें हम इसके माध्यम से समराइज करके सारी चीज़ों का जूस हम आपको निचोड़ बताते हैं। अभी तक कुछ दिन पहले तक वजन गेन करने के लिए हमारे पास कोई भी नहीं आए थे, तो हमें एक्सपीरियंस नहीं था, तो कोई पूछता भी था मुझे गेन करना है, तो हम कहते थे हमें पता नहीं। लेकिन जून के प्रोग्राम में 2 लेडीज हमने कहा कि हमें लगता है कि ज़रूर गेन होना चाहिए, आप ज्वाइन तो करो, क्योंकि एक बैलेंसिंग, जब आप खाना खाते हो तो आपकी लाइफ को बैलेंस करता है, कम वजन को, ज़्यादा वजन को कम करता है, तो कम वजन को डेफिनेटली ज़्यादा करना चाहिए। लेकिन वो हमारा केवल आभास था। 2 पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन किया, उनका वजन 4 किलो 56 दिन में, 4 हफ्ते में उनका वजन डेफिनेटली 4-4 किलो बढ़ा है। तो अब हमें पता है कि इसी प्रोग्राम से वजन कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है, और आप 52 से 58 के बीच में आके कहीं बैठ जाते हैं। कैंसर का अभी तक हमारे पास कोई एक्सपीरियंस है नहीं, इसलिए हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। कैंसर वाले कोई ज्वाइन करेंगे और उनको इम्प्रूवमेंट होगा, तो हम डेफिनेटली फ्यूचर पॉडकास्ट में या फ्यूचर किसी भी वक्तव्य के माध्यम से हम डेफिनेटली कहेंगे। लेकिन जिनका एक्सपीरियंस हमें नहीं है, जिनके एविडेंसेस वीडियो के फॉर्म में हमारे पास नहीं है, अगर किसी का हुआ है ठीक और उन्होंने हमें बताया नहीं है, तो हम उसके बारे में बता नहीं सकते। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो, जैसे आईबीएस है, आईबीएस 90 डेफिनेटली कुछ भी प्रॉब्लम होने से वो ठीक होती ही होती हैं। कैंसर का कोई एक्सपीरियंस हमारे पास इस समय एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्या आप अनंत अंबानी का वेट कम कर सकते हैं? ये हम बार बार कहते हैं, यस डेफिनेटली। उसका देखिए, सुपर एक्सपर्ट्स को बुला के, उनके पास तो किसी भी रिसोर्सेज की कमी नहीं है। हाँ। ना ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब मटेरियल रिसोर्स होने की वजह से किसी को भी वो बुला सकते हैं। और जब टेस्ट भी करेंगे, मान लीजिए हमारा खाना खाया, लोगों के मन में अरे इससे तो हमारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई 7 दिन का समय तो दे सकते हो, पता चलेगा। तो अगर आलू का पराठा खाएगा तो 7 दिन में पहले दिन वजन जाएगा। तो अगर वो इस अनलोड को अगर कांटेक्ट करते हैं, आशा मैडम, डेफिनेटली उनको पता चलेगा कि 7 दिन में वो किस रास्ते जा रहे हैं, और वजन तो इसी रास्ते से कम होगा। बाकी सारे रास्ते तो आजमा के देख चुके हैं, और एक बार 108 किलो वजन कम करके भी देख चुके हैं। तब उन एक्सपर्ट ने अपनी वो ले लिया, देखा मैंने वजन कम करा दिया। अब जब 125 किलो वापस आया तब वो भाग गए, और जब उनका वजन बढ़ गया तो दोष भी उन्होंने देना शुरू कर दिया, उसी को देना शुरू कर दिया कि भाई तुम्हें तो जेनेटिक प्रॉब्लम है, तुमको तो अस्थमा है, तुमको तो ये दवाई खाते हो, स्टेरॉइड लेते हो। और उनका जो भी मेथड से उनका वजन 108 किलो कम करवाया, उनकी बीमारियों में, उनकी हेल्थ कंडीशन में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। आदर्श जी, मैं आपको बताऊं, हमारे पास बहुत सारी महिलाएं ऐसी आती हैं जो अस्थमा से पीड़ित होती हैं, और ये जितनी भी, ये अस्थमा 30 डेज में गायब हो जाता है। जब अनलोड के माध्यम से आप अच्छा खाना खाते हो, अच्छा नरिशमेंट लेते हो, अच्छे न्यूट्रिएंट्स लेते हो, तो ये बीमारियों को दूर होने में कितना दिन लगता है। और उस बंदे का भी कल्याण, अनंत अंबानी जी का भी कल्याण इसी रास्ते से होगा, खाना खा के ही होगा, मनपसंद खाना खाने से ही होगा, और कोई भी बाकी रास्ते तो सब अपना के वो देख ही चुके हैं। कई ऐसी बॉलीवुड से लेकर आज की डेट में सबसे बड़ा खतरा कार्डियक अरेस्ट का नजर आता है जी। कैसे बचा जा सकता है और क्या कारण आपको निकल कर सामने आता है? निकल के हमारे हिसाब से तो आज ये आपने भी देखा होगा कि जितना भी दोष यंग डेथ के ऊपर दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है कि आपने कोविड का टीका लगाया, इस वजह से परेशानी आई। ये नहीं भी लगाया तो आपके अंदर कोई कीटाणु गए होंगे कोविड के, और उसकी वजह से आपको कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं। बड़े से बड़े एक्सपर्ट यही बात कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोविड का टीका एनालिसिस ठीक नहीं हुआ, ये तो रिसर्च करके ही मार्केट में आया, सबने 3-3 डोजेज लगवाई हैं। अब वो उनके सबके हार्ट फेल कर रहा है। लेकिन हमारा ये मानना है, लेकिन इस पर रिपोर्ट आ चुकी है, कल ही ये रिपोर्ट आई है कि भाई इस तरीके से ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, वो अलग। तो देखो क्या होता है कि 2 लोग अलग अलग तरीके की बात, एक ये कहेगा, दूसरा वो कहेगा। और साइंस वो होती है कि जो ज्योग्राफिकली और हिस्टोरिकली सेम, जिसका जो नतीजा है वो सेम हो। जो मतलब उस बात पे हम ना जाएं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है, जब आप खाना नहीं खाते हैं तो आप अपने दिल को कमज़ोर कर रहे हैं। और ये जो सारा कंसेप्ट, जो मदर कंसेप्ट है, कैलोरी कंसेप्ट या कैलोरी डेफिसिट कंसेप्ट, ये कहता है कि खाना कम खाओ और जलाओ ज़्यादा, एक्सरसाइज ज़्यादा करो। तो ये जितने भी लोग मर रहे हैं जो इस कैलोरी कंसेप्ट के चंगुल में फंस गए हैं, उन लोगों की ज़्यादा डेथ हो रही है। चाहे वो ब्रूसली साहब हों, चाहे वो सिद्धार्थ शुक्ला हों, चाहे वो कायजात कपाड़िया हों, चाहे वो शेन वॉर्न हो। और आपको पता होगा सौरव गांगुली को भी हार्ट अटैक आया था जब वो 48 ईयर्स का था, और जिस समय वो अपने जिम के अंदर अपने एक्सपर्ट ट्रेनर के साथ में एक्सरसाइज कर रहा था। ठीक है, ये सारे लोग उसी चपेट में आए हुए हैं। खाना कम खाओ या बाजरा जवारी खाओ, न्यूट्रिएंट मिलते नहीं है, हार्ट कमज़ोर हो जाता है, और फिर ये एक्सरसाइज और दबा के कर रहे हैं तो कोलैप्स हो ही जाता है।
चाहे वो पुनीत राजकुमार हो फिल्म इंडस्ट्री के, और चाहे वो XYZ कोई भी हो, और ठीक कोई कर नहीं पाता है। राजू हाँ। श्रीवास्तव एम्स दिल्ली के अंदर 40 दिन तक जो जीवन और मौत से संघर्ष करता रहा। हार्ट अटैक ही तो आया था, और 40 दिन तक था भी उनके ICCU में। सुपर एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं एम्स दिल्ली के भीतर, तो क्यों ठीक नहीं कर पाए? अगर विज्ञान इतना ही, जीवन विज्ञान इतना ही एक्सपर्ट लेके बैठा हुआ है, तो क्यों नहीं ठीक? 40 दिन तक क्यों मौत और जीवन से संघर्ष करता रहा? नहीं कर पाते। क्यों? उनको कुछ लिमिटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उस लिमिटेड इंफॉर्मेशन भगवान के हिसाब से वो काम करती नहीं है। इसलिए हम कहते हैं खाना खा लो, खाना, एक्सरसाइज करनी है। हमारा एडवाइस कंप्लीट होता है। अगर आप वॉक करने भी जा रहे हो ना आदर्श जी, खाली पेट बिल्कुल भी नहीं जाना है। 1-2 केले खाइए, उसके बाद वॉकिंग करनी चाहिए। अगर आप वॉक भी कर रहे हो, खाली पेट कर रहे हो, आप अपने हार्ट को कमज़ोर कर रहे हो, और उसकी वजह से परेशानियां आ सकती हैं। मैंने 2-3 एग्जाम्पल बताए। अनिल कटजूर, ये क्या कर रहे थे? खाना नहीं खा रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, साइकिल चला रहे थे 100-100 किलोमीटर। कर क्या रहे थे ये लोग? यही कर रहे थे। खाना नहीं खाते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं, जैसे इसके प्रोडक्ट के डब्बे शेक कर करके। इसी वजह से प्रॉब्लम। खाना खाओ ना, हम यही कह रहे हैं, खाना खा लो। छोड़ तो आप कभी भी सकते हो ना। आप ये जो रूटीन तो बताया, पतला होने के लिए भी आदमी को खाना ही खाना चाहिए, Yes. मोटा होने के लिए भी खाना ही खाना चाहिए। यस, खाना नहीं, आपको अपनी लाइफस्टाइल ठीक कर देनी है। हाँ। अच्छा वजन होने का मतलब है आपका हेल्थ का अच्छा होना। ये बढ़ा हुआ वजन इस बात को इंडिकेट करता है कि आपका हेल्थ कैसा है। और इस वजह से जो ये कुछ स्टैटिस्टिकल जो डेटा होता है कि आपका जो वजन है, अगर आप जो नॉर्मल हाइट है, नॉर्मल हाइट, एवरेज हाइट जो कंट्री की मानी जाती है 5 फुट से लेके 5 फुट 3 इंच, 5 फुट 4 इंच होती है। तो आपका वजन अगर 52 किलो से 58 किलो के बीच है, या से 60 किलो के आसपास है, तो यू आर कंप्लीटली हेल्दी बॉडी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें। तो आपका वजन ये भी यहाँ हेल्दी हो जाता है, और यहाँ पे भी हेल्दी हो जाता है। आपने लास्ट टाइम कब खाया था पिज्जा या पराठा? हम तो खाते रहते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं यस्टरडे ट्रैवल कर रहा था, तो एयरपोर्ट पे बैठ के मैं यही खा रहा था, पिज़्ज़ा और पराठा। तो आज मैं अपने ब्रेकफास्ट में अपने होटल से पराठा खा के ही निकला। एक्चुअली पूड़ी भाजी खाई है मैंने सुबह। सिर्फ आप आलू पराठा का सजेशन क्यों देते हैं? वो क्योंकि अधिकतर लोगों का, देखिए, हम जब कोई सा भी पराठा खा सकते हैं, प्याज पराठा, मूली हाँ, पराठा, या बिल्कुल, फिर बिल्कुल, पनीर बिल्कुल। पराठा। देखिए क्या होता है, हर चीज़ को एक नाम देना होता हाँ। है ना? तो जैसे आपके पिताजी ने, जिन्होंने भी आपका नाम आदर्श रखा, मेरा नाम सुधीर है, तो उसी तरीके से अभी कुछ बताना होता है ना। हम ये क्लियरली इसको क्वालिफाई करते हैं। आलू पराठा का मतलब है आपका मनपसंद खाना। जो लोग, मैंने आपसे शायद कहा कि जैन समाज के लोग अगर कोई आलू नहीं खाते हैं, तो वो पनीर का पराठा खा ले। अगर वो पनीर भी नहीं खाते हैं, तो पालक का पराठा खा ले, कुछ भी खा ले। शायद इडली सांभर खा ले। अभी मान लीजिए साउथ वाले कुछ लोग नहीं खाते, तो इडली सांभर खा लो। इट इज लाइक दिस। चीट मील वर्सेस स्ट्रिक्ट डाइट, किससे ज्यादा फायदा होता है? हमारा तो नारा है, एवरी मील इज अ चीट मील, एवरी डे इज अ चीट डे। हर खाना तो आप अपना मनपसंद ही खा रहे हो, तो चीट का मतलब क्या होता है? चीट मील में जब कोई व्यक्ति खाता है, वो इसका मतलब ये होता है कि उसको खाने नहीं दिया जा रहा है। हम तो कह रहे हैं खा लो ना, हम तो यही कह रहे हैं तुम खा लो, इसमें चीट क्या करना? चीट क्या होता है कि जैसे पुरानी फिल्मों में देखा होगा, एक बच्चा है, उसकी माँ बहुत बीमार है, दवाई के भी पैसे नहीं है, खाने के भी पैसे नहीं है, तो वो बच्चा जाता था, एक ब्रेड किसी दुकान से उठाता, तब भागता था, सब लोग पीटते थे, चोर चोर चोर, चीट चीट चीट, है ना? तो जब ये खाना नहीं खाने देते हैं, तो आपको लगती है भूख, फिर मन में लगता है हम तो पिज़्ज़ा खिला ही रहे हैं। तो जब नॉर्मली पिज़्ज़ा खाओगे तो चीट क्या करोगे? चीट में ऐसा क्या करने वाले हो? बाकी लोग जो आपको मैंगो नहीं खाने देते, एक स्लाइस पे आपको डांटते हैं, हम तो कहते हैं 10 मैंगो खा लो ना। तो चीट क्या करोगे? तो चीट मील नाम की, हमारे हिसाब से चीट मील, चीट डे कुछ भी नहीं होता है। वजन घटाने का सबसे बड़ा झूठ आपके हिसाब से? भूखा रहना, डाइटिंग करना, कैलोरी कंसेप्ट को मानना। ये तो फेक कंसेप्ट है, फिक्शनल कंसेप्ट है, फेक कंसेप्ट है। और आपकी सबसे पसंदीदा डिश? मैं सब कुछ खाता हूँ। ओके। या सो अगर मैगी खाने को मिलेगी तो मैगी भी उतने ही उत्साह और चाव के साथ खाता हूँ, चाहे वो टॉप रेमन हो, चाहे मैगी हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग। मैं नॉनवेज नहीं खाता बिकॉज हमने बचपन से खाया नहीं। एग तक मैं खा लेता हूँ, सो दैट इज ओके। एग को चाहे आप स्क्रैम्बल्ड एग बनाओ, चाहे जो भी खाओ, सो इट्स ओके विद मी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पहली बार आपने ऐसा पॉडकास्ट देखा होगा जिसमें ये कहा जा रहा है कि भैया खाना सब कुछ है, पेट भर के खाना है, किसी चीज़ को लेकर आपको पीछे नहीं हटना है। आप पिज़्ज़ा खाइए, बर्गर खाइए, पराठा खाइए, सब कुछ खाना है। खाना क्या नहीं है? काजू नहीं खाना, बादाम नहीं खाना, और इन सब चीज़ों से आपको बचना है। खैर, सुधीर जी ने ये बात कही है कि उन्होंने कई लोगों को पर ये आजमाया है और उन्हें एक सक्सेस रिजल्ट मिला है।
आप भी ध्यान रखिए, पेट भर के खाइए, जिंदगी दो पल की है, खूब जिए, एंजॉय कीजिए। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये पॉडकास्ट आप लोगों ने देखा, आप कमेंट कर बताइएगा कि क्या आप भी खाने के बहुत शौकीन हैं, और क्या आपसे आज से आप भी पेट भर के और पूरी तरीके से जो आपका मन पसंद है वो खाने वाले हैं। कमेंट करके बताइएगा पॉडकास्ट कैसा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आदर्श जी, मुझे इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।